व्यक्ति थे। गांव के पुराने विद्वान की तरह उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही इन विद्वान लोगों का सम्मान करना सिखाया था और वह भी किताबें पढ़ने वाले इन लोगों की प्रशंसा करता था। इसलिए वह अपने दिल में हुआन फैंग के बहुत करीब था, यहाँ तक कि उसकी पूजा भी करता था। मुझे भूख नहीं है, आप इसे खा सकते हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मेरे पास एक होगा और भाई हुआन के पास भी एक होगा। जेंग मिंग ने कहा कि हुआन फैंग उसे एक और देना चाहता था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हुआन फैंग को उसके साथ खाना खाना पड़ा। भाई हुआन, आप युद्ध में कैसे गए? जेंग मिंग ने उबली हुई ब्रेड खाते समय हुआन फैंग से पूछा। उनके विचार में विद्वान शायद ही कभी युद्ध के मैदान में जाते हैं, खासकर अग्रिम पंक्ति में। जब उनके माता पिता वहां थे तो उन्होंने कहा कि देश में विद्वानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उन्हें ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां उनकी ज्यादा जरूरत हो, न कि उस जगह पर जहां वे हमेशा खतरे में हो। मैं देश की सेवा करता हूँ, हुआन फैंग ने कहा, लेकिन यहाँ ये खतरनाक है। मुझे लगता है कि भाई हुआंग अन्य जगहों पर बेहतर होंगे। जेंग मिंग ने गंभीरता से चेहरा बनाते हुए कहा। बाद में फिर से लड़ते समय, भाई हुआंग, आपको पीछे मुड़कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। हुआन फैंग मजाकिया है और भावुक भी। वो लंबे समय से यहाँ नहीं आए, लेकिन उनकी मुलाकात दो लोगों से हुई जो उनसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पहल करनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आराम फरमाते हुए लोग अलर्ट हो गए। क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हुआन फैंग ने जेंग मिंग को आसपास की चीजों के जलने से आने वाली कमजोर रोशनी में जमीन पर लिखना सिखाया, जिससे जेंग मिंग बहुत खुश हुए। उनके मन में लिखने में सक्षम होना बहुत बड़ी बात थी। हुआन फैंग ने जमीन पर लिखा, ये दो शब्द आपका नाम जेंग मिंग है। उसके बाद जेंग मिंग ने बड़े चाव से उनके लिखे शब्दों की नकल करना शुरू कर दिया। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और भद्दी थी, लेकिन जेंग मिंग की रुचि पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। हुआन फैंग जेंग मिंग को लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने दूर युद्ध के मैदान के किनारे पर एक अजीब सी आवाज सुनी। भाई हुआन, क्या बात है? जेंग मिंग को नहीं पता था कि क्या हुआ। उसने हुआन फैंग की ओर देखा। शायद कोई हलचल होती दिख रही है। हुआन फैंग ने धीमी आवाज में कहा कि चूंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति विकसित कर ली है, इसलिए वह उतना ही बेहतर सुन सकता है। अब वह आम लोगों से बहुत आगे है, इसलिए वह दूर की हलचल सुन सकता है। जेंग मिंग ने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसे हुआन फैंग पर विश्वास था। चूंकि उसे पता चला कि हुआन फैंग एक विद्वान था, उसने हुआन फैंग की प्रशंसा की और उसकी बातों पर विश्वास किया, इसलिए उसने तुरंत बंदूक उठा ली और सावधानी से रखवाली की। हुआन फैंग ने जेंग मिंग को इशारा किया और फिर वे चुपचाप आश्रय की ओर झुक गए और अपना सिर थोड़ा दिखाया। वास्तव में यहाँ लोग पहरे पर हैं और बहुत सारे लोग हैं। हालांकि इस बार दूसरी ओर से आने वाले लोग अपनी गतिविधियों में बहुत चौकस हैं और उनकी गतिविधियां बहुत छोटी हैं। इसके अलावा हुआन फैंग के पक्ष के लोग बहुत थके हुए हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वे लापरवाही करेंगे। यदि हुआन फैंग की सुनने की क्षमता दूसरों से बेहतर नहीं होती तो वह ध्वनि नहीं सुन पाता। हुआन फैंग और जेंग मिंग बंकरों पर लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर अंधेरा है। जाओ और हमारे चारों ओर लगी आग को बुझाओ, हुआन फैंग ने जेंग मिंग से कहा। हालांकि हुआन फैंग जेंग मिंग का बॉस नहीं है, जेंग मिंग बिना किसी हिचकिचाहट के हुआन फैंग के आदेश को स्वीकार करता है। जल्द ही हुआन फैंग और उनका पक्ष भी अंधेरे में है। इस प्रकार वे अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। हालांकि यदि आप वास्तव में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको उन लोगों का पता लगाना होगा जिन्हें आप छूते हैं और फिर उन्हें खत्म करना होगा। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 173 मारो, जोर से मारो। जेंग मिंग फिर से हुआन फैंग के पक्ष में वापस चला गया। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला। हुआन फैंग का कहना है कि वहां है, होना ही चाहिए। आप यहीं रहें। बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को याद दिलाएं। मैं उनके पीछे की ओर एक चक्कर लगाऊंगा और फिर जहां भी आपको रोशनी दिखे आप मार सकते हैं, हुआन फैंग ने जेंग मिंग से कहा। लेकिन भाई हुआन, आपके लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मैं भी जाऊंगा, जेंग मिंग ने कहा। ये ठीक है, मैं अकेले ही बेहतर करूंगा। तुम बस ध्यान दो, शायद यह उस स्थिति के करीब है। हुआन फैंग ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां उसने असामान्य आवाज सुनी थी। दूसरा पक्ष अभी भी आगे बढ़ रहा था, इसलिए वो दूसरे पक्ष की विशिष्ट स्थिति का सटीक निर्धारण नहीं कर सका। जेंग मिंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन हुआन फैंग ने उसे कंधे पर थपथपाया। फिर वो नीचे झुका और तेजी से खाई से होकर किनारे पर चला गया। जेंग मिंग अपना मुंह खोलता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने प्लाटून लीडर के पास जाता है और उसे बताता है कि हुआन फैंग ने उसे तैयार करने के लिए क्या कहा था। हुआन फैंग खुद नहीं जानते कि अन्य लोग जेंग मिंग की तरह खुद पर बिना शर्त विश्वास करेंगे या नहीं। आखिरकार उसने सचमुच अब कुछ भी नहीं देखा है। हालांकि हुआन फैंग अब इतना कुछ प्रबंधित नहीं कर सकता है और वो कुछ भी समझा नहीं सकता है। हुआन फैंग की गति बहुत तेज है। खाई के किनारे तक दौड़ने के बाद वो खाई से बाहर निकलता है, झुकता है और एक बड़ा घेरा बनाते हुए दौड़ना जारी रखता है। इस तरह दूसरे पक्ष को उसकी हरकत का पता नहीं चलेगा। इस समय भी वो अपने पैरों में विशेष चमड़े के जूते पहनते हैं। गति बहुत तेज है, यदि नहीं तो आम लोगों के पास दूसरी तरफ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ पहले ही खाई के पास हमला हो चुका है। जब उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के करीब आने वाले हैं तो हुआन फैंग ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और आवाज न करने की कोशिश की। जल्द ही हुआन फैंग को उसकी आंखों से बहुत दूर एक जगह मिल गई। उनमें से कुछ धुंधले और अस्पष्ट रूप से जमीन पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। हुआन फैंग शुरू करने के लिए जल्दी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जेंग मिंग तैयार था या नहीं, लेकिन उसने देखा कि ये लोग खाई के और भी करीब थे। इसके अलावा इन लोगों की शक्ल देखकर यह स्पष्ट था कि वे जापानी सेना के कुलीन लोग थे। वे कार्रवाई में कुशल थे और जाहिर तौर पर इस तरह का काम करने का यह पहला मौका नहीं था। संभवतः ये इस काल के विशेष विभाग की एक टीम है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वे करीब नहीं आ सकते, हुआन फैंग बुदबुदाया।
उसके बाद वो जादू का उपयोग करने के लिए तैयार है। इस अंधेरे वातावरण में वो अकेला है, जिससे उसके लिए जादू का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाता है। हुआन फैंग द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला कौशल अचानक पत्थर मारने की क्षमता है, जो एक रेंज कौशल है और किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में दूसरे पक्ष के सभी लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रभाव ठीक है। इचिरो इनोए अब थोड़ा उत्साहित है। वो इस छापे का प्रत्यक्ष कमांडर है और उसके द्वारा लाए गए ये लोग सामान्य जापानी सैनिक नहीं है, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेष लड़ाके हैं। पिछली लड़ाई में वे नहीं खेले, लेकिन वे हमेशा रिजर्व के रूप में रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है, जो इतनी छोटी रेंज के लिए बहुत उपयुक्त है। या इसके विपरीत, अचानक हमले के संचालन सामने वाले युद्ध के मैदान पर होते हैं। वे केवल सामान्य भूमिका ही निभा सकते हैं, इसलिए इस समय इनका उपयोग करना उचित है। हालांकि इन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरी युद्ध स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ उनका उद्देश्य दूसरे पक्ष के कमांडर की हत्या करना है। उस स्थिति में वे ढह जाएंगे और प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा होगा। जब इचिरो इनोए ने खाई को देखा तो वो और अधिक उत्साहित हो गया। दिन के समय उन्होंने पहले ही दूसरे पक्ष के अस्थायी मुख्यालय का स्थान निर्धारित कर लिया था। इस बार वे सीधे उसी स्थान पर आए। अचानक इचिरो इनोए को अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई नुकीली चीज सीधे जमीन से निकल रही हो। ये बेहद तेज था और सीधे उसके पेट में घुस गया। इस बार हुआन फैंग के कदम का मतलब दयालु होना नहीं था। इतने समय के अभ्यास के बाद उसका जादू उसके शरीर में जमा हो गया है, इसलिए बहुत सारा जादू डालने के बाद उसने जो जादुई शक्ति लगाई वो पहले से कहीं अधिक मजबूत है। इचिरो इनोए को छुरा घोंपने के अलावा उसके आसपास कई लोग हैं जिन्हें भी उसी उपचार का सामना करना पड़ता है। क्या दूसरी पार्टी तैयार है? यह इचिरो इनोए का पहला विचार है। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में तैयार है तो उनका छापा वास्तव में एक मजाक बन जाएगा। हालांकि उनमें ज्यादा सोचने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उनके पेट में तेज दर्द हो रहा था और वह और उनके आसपास के लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। हुआन फैंग का मतलब रुकना नहीं है। हालांकि इस बार उन्होंने पत्थर फेंकने के कौशल का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। यह अब लोगों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन लोगों को मारना अभी भी मुश्किल है। हालांकि हुआन फैंग लोगों को नहीं मार सकता। उसने दोबारा मंत्र पढ़ा। इस बार अग्नि कौशल, आग का गोला। हुआन फैंग ने पहले इस कौशल का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया था। इस बार उसका इरादा और अधिक अनाड़ी होने का नहीं था, क्योंकि उसके मन में इसका उपयोग यहाँ करना संदिग्ध है, लेकिन वह हर समय इस स्थान पर नहीं रहता है, इसलिए उसे बहुत कम चिंताएं होती हैं। हुआन फैंग के दाहिने हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ में एक आग का गोला सामने की ओर उड़ गया। ये बहुत तेज था। दूसरे पक्ष ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आग का गोला उनके बीच में गिरा था और कई लोगों के कब्जों में आग लग गई थी। बाद में हुआन फैंग ने इस कौशल का उपयोग करना जारी रखा। अधिक से अधिक लोग आग के गोलों से जलने लगे और आग के गोलों से आई रोशनी ने जेंग मिंग और खाई में मौजूद अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से दुश्मनों को खुद से दूर नहीं देखने दिया। मारो, मुझे अच्छी लड़ाई दो, रेजिमेंट के डिप्टी एलवी दाबियाओ की आवाज सुनाई दी। तभी उसके पास गोली चलने की आवाज आई। पता चला कि जब जेंग मिंग अपने प्लाटून लीडर को ढूंढने गया, तभी रेजिमेंट के डिप्टी एलवी दाबियाओ वहां से गुजरे। जेंग मिंग की बातें सुनने के बाद, हालांकि उसके मन में कुछ संदेह थे, सुरक्षा के लिए वो लोगों को आश्रय में ले गया और हुआन फैंग के मुंह में रोशनी का इंतजार करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने ऐसा किया होगा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हुआन फैंग ने ये कैसे किया। उन रोशनी के साथ वे दूर से कई आकृतियां स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जो स्पष्ट रूप से उनकी अपनी नहीं हो सकती थी। चीखें गूंजती रहती हैं। हालांकि हुआन फैंग की आग का गोला तकनीक शुरुआत में कई लोगों को जला सकती है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है और ये लोगों को नहीं मार सकती। वह अभी भी एक प्रशिक्षु जादूगर है, लेकिन वह जो चाहता है वह प्रकाश है, दूसरे पक्ष की अराजकता, जो काफी है। WGZBP कम तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 174 मिश्रण। बहुत अधिक गोलीबारी हुई और इचिरो इनोए घबरा गए। उसने सोचा कि वह दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तैयार है। जमीन पर न केवल जालों की व्यवस्था की जाती है, बल्कि सामने की स्थिति भी अच्छी तरह से तैयार की जाती है। इचिरो इनोए को लगता है कि उनके पेट में चोट लगी है और उनका काफी खून बहा होगा। यह उसके लिए सबसे डरावनी बात नहीं है, बल्कि उसके लिए सबसे डरावनी बात यह है कि उसने सोचा कि उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण थीं। दूसरे पक्ष की नजर में यह मजाक लगता है। कमीने, पीछे हट। यह देखना असंभव है। इचिरो इनोए निर्णायक रूप से पीछे हट गए। इस समय उनकी तरफ से हताहत हो रहे हैं। आखिरकार वे बहुत अधिक रोशनी से घिरे हुए हैं, जो बहुत ही विशिष्ट है। हुआन फैंग चुपचाप जमीन पर लेट गया। जब दूसरा पक्ष उसके करीब होता है तो वह फिर जादू का प्रयोग करता है। इस बार वह विंड ब्लेड का उपयोग करता है। क्योंकि दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है, हुआन फैंग उस स्थिति को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है जहां हवा का झोंका दूसरे पक्ष के गले को काटता है। यह हुआन फैंग का अब तक का सबसे घातक जादू कौशल होना चाहिए। इचिरो इनोए का पीछे हटना तुरंत रुक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपना गला दबा लिया और पता नहीं क्या हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसे अचानक किसी ब्लेड से काट दिया गया हो। खून लगातार गले से उसके हाथों, कब्जों तक बह रहा था और उसके आसपास के लोगों को पहले तो उसकी असामान्यता का पता नहीं चला। हालांकि उनकी कार्रवाई वहीं रुक गई और अंततः अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस समय अगर यह पाया भी जाता है तो बहुत देर हो चुकी है। ऐसी चोटों से इचिरो इनोए को बचाया नहीं जा सका है। जमीन पर गिरने के लिए संघर्ष करते हुए इचिरो इनोए की आंखें मृत्यु के भय और दुनिया के प्रति उदासीनता से भरी है। वो अब भी सम्राट के प्रति वफादार रहना चाहता है। उसकी पत्नी उसके वापस जाने का इंतजार कर रही है, लेकिन सब कुछ उससे दूर हो जाएगा। दृश्य अस्त व्यस्त था, लेकिन हुआन फैंग ने रात का फायदा उठाया और धीरे धीरे उनके किनारे पर पहुंच गए। फिर एक ऐसी जगह पर जो इतनी रोशनी से भरी नहीं थी, उसे एक मरा हुआ भूत मिला। उसने अपने शरीर को एक तरफ खींच लिया और जल्दी से दूसरे के कपड़े उतारकर खुद पर डाल लिए।
हुआंग फैंग का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से इन लोगों को एक दूसरे की बैरक में ले जाना है। निस्संदेह ये बहुत खतरनाक है। एक बार इसका पता चलने के बाद हुआंग फैंग मर जाएगा। हालांकि क्योंकि हुआंग फैंग जानता है कि वो वास्तव में नहीं मरेगा, इसलिए उसके दिल में दबाव बहुत अच्छा नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो जानता था कि चीनी सेना टिकने में असमर्थ होने की कगार पर है। भले ही उन्होंने अंततः पकड़ने का कार्य पूरा कर लिया हो, फिर भी वे अंततः छोड़ नहीं पाएंगे। वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष से जुड़े होंगे और अंततः पूरी सेना द्वारा नष्ट हो सकते हैं। तो आखिरी रास्ता यही है कि दूसरे पक्ष को पीछे हटने दिया जाए या उलझा दिया जाए। ऐसे में उन्हें मौका मिलेगा। हुआंग फैंग ने भी हत्या ऑपरेशन के बारे में सोचा। अब चीनी सेना को नुकसान हो गया है, इसे धारण करने में सक्षम होना अच्छा है, इसलिए दूसरे पक्ष के लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। उनके पक्ष में एक और हत्यारा होगा। हालांकि दुर्घटनाएं हमेशा हर जगह होती हैं। हुआंग फैंग इन भूतों से ज्यादा दूर नहीं है, जबकि एलवी दाबियाओ और अन्य उन पर हमला करते रहे हैं। इसलिए जब हुआंग फैंग ने अपने कपड़े बदले तो उन्हें गोली लग गई। सौभाग्य से उसने सिर्फ अपना पैर रगड़ा, केवल अपनी त्वचा को खरोंचा और कोई घातक चोट नहीं आई। इस मामले में हुआंग फैंग सिर्फ रोना चाहता था और उसके आंसू नहीं थे। उन्हें दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही लोगों ने मारा है। हालांकि जान का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा चोट लगने के बाद लोगों के इस समूह में शामिल होना अधिक सुविधाजनक लगता है। हालांकि इचिरो इनोए की मृत्यु के कारण भूत कुछ समय के लिए अराजकता में है, लेकिन वे हर समय यहाँ नहीं रह सकते। आखिरकार एलवी दाबियाओ और वे लगातार उन पर हमला करते रहे हैं। इसके अलावा वे अब पूरी तरह से हीन हैं और हताहतों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्हें पीछे हटना ही होगा। हालांकि जब वे पीछे हटे तो उन्हें यह नहीं पता चला कि उनकी टीम में पहले से ही एक और व्यक्ति था जो उनकी तरफ नहीं था। हुआंग फैंग टीम के पीछे शामिल हुए और उन्होंने एक घायल भूत का भी समर्थन किया। वो भी घायल हो गए। इसके अलावा आसमान में अंधेरा था और उसके चेहरे पर बहुत सारी मिट्टी और खून था। इस तरह उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई। हालांकि स्थिति गलत होने का पता चलने के बाद शैतान पीछे हट गया है। हताहतों की संख्या कम नहीं है, कम से कम 1/3 लोग घायल हैं या नहीं। एलवी दाबियाओ इस तरह की उपलब्धियों से बेहद संतुष्ट हैं और उनके चेहरे पर बेकाबू मुस्कान है। ठीक है, इस बार आपका धन्यवाद जेंग मिंग। लू दाबियाओ ने खुशी से जेंग मिंग को कंधे पर थपथपाया और जोर से मुस्कुराते हुए कहा कि उसके आसपास के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वो बहुत अच्छे मूड में थे, यहाँ तक कि उनकी थकान भी बहुत कम थी। उनके पास खुश होने का कारण भी है। दूसरे पक्ष को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा रात में छिपकर हमले की संभावना को भी उनकी अपनी तरफ से पहचाना गया है। उनकी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ है। वो खुश कैसे नहीं हो सकता? ये स्नाइपर लड़ाई अभी सबसे सुंदर है। अरे तुम खुश क्यों नहीं हो? लू दाबियाओ ने पाया कि जेंग मिंग का चेहरा बहुत खुश नहीं था, लेकिन पास के दूर के युद्ध के मैदान को देखकर चिंता से भरा हुआ था। भाई हुआंग अभी तक वापस नहीं आए हैं, जेंग मिंग ने कहा। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। भाई हुआंग, लू दाबियाओ ने कहा, यही तो आपने अभी कहा, पहला व्यक्ति जिसने पता लगाया कि भूत हमला करने आए थे। ठीक है, वो वही है। जब भाई हुआंग को पता चला तो उसने मुझसे पलटन नेता को खोजने के लिए कहा, लेकिन वो खुद शैतान के पास गया और कहा कि उसने शैतान को कुछ परेशान किया है, जेंग मिंग ने कहा। ठीक है, अकेले जाना वाकई खतरनाक है। चिंता मत करो, मैं किसी को देखने के लिए भेजूंगा, एलवी दाबियाओ ने कहा। उसके बाद उन्होंने युद्ध के मैदान के पास स्थिति देखने के लिए कई लोगों को भेजा। हालांकि उसे घात का डर था, इसलिए उसने इन लोगों को जमीन पर रेंगने दिया। इस तरह हालांकि गति धीमी थी, यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। हालांकि वो हुआंग फैंग के बारे में चिंतित थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि समग्र स्थिति को प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए। जेंग मिंग भी जाना चाहता है, लेकिन एलवी दाबियाओ ने उसे रोक दिया है। उसे डर है कि जेंग मिंग उस समय क्रोधित हो जाएगा। हुआंग फैंग के साथ किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जेंग मिंग नियंत्रण खो देगा और अतीत का अनुसरण करने पर कुछ परेशानी पैदा करेगा। जेंग मिंग के पास अंधेरे युद्ध के मैदान में दूर से हुआंग फैंग को देखने और चुपचाप चिंता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस समय हुआंग फैंग टूटे हुए भूत सैनिकों के पीछे पीछे अपने शिविर तक चला गया है। दूसरे पक्ष को उम्मीद नहीं थी कि चीनी पक्ष किसी को यहाँ आने के लिए भेजेगा, इसलिए इन टूटे हुए भूतों को बिना समीक्षा के डाल दिया गया। बेशक इसका एक कारण यह है कि उनमें से कई घायल हो गए और साइट पर स्थिति अराजक है और उन्हें सेंसर करना आसान नहीं है। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट कम विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 175 हत्या। हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष के शिविर में आसानी से प्रवेश किया और इस समय उन्होंने ये भी पाया कि शिविर में सुरक्षा बहुत ढीली थी। शायद उन सभी ने सोचा था कि विपरीत चीनी देश के सैनिक पहले से ही एक जार में कछुए थे और रात में हमला करने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए बहुत अधिक बचाव नहीं हुआ। चीनी लोग मूलतः जापानी हैं, वे जापानी लोगों के समान दिखते हैं। वे सभी एशियाई हैं और अब रात हो गई है, इसलिए अगर हुआंग फैंग नहीं बोलते हैं तो उनके लिए कोई खामी ढूंढना मुश्किल है। हुआंग फैंग और घायल सैनिकों को इलाज के लिए पीछे ले जाया गया। उसी समय शाओजुओ जिंगकुन क्रोधित था और क्रोधित वस्तु इचिरो इनोए थी जो लोगों को रात में हमले के लिए ले गई थी। हालांकि वो मर चुका था, लेकिन इससे उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। बागा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये बेकार कचरा विपरीत दिशा में बचा हुआ है। इस कचरे ने हमारे जापानी अभिजात वर्ग को बहुत सारी चोटें और मौतें दी हैं। जब वो चला गया तो उसने मुझे कैसे गारंटी दी? वर्तमान में यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की स्थिति को छुआ नहीं गया है। इतने सारे संभ्रांत लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। उसे सीजरियन सेक्शन करना चाहिए। अपने अस्थायी कमांड पोस्ट में उसने अपना आपा खो दिया। ऐसा लगता है कि वो गुस्से में थे। ऐसा लगता है कि वो भूल गया है कि इचिरो इनोए मर चुका है। अब दूसरा पक्ष उसके सामने है तो उसे यकीन है कि उसने ही उसे काटा होगा। पहले रात के हमले की तरह पूरी जापानी कम्युनिस्ट पार्टी में भी संख्या बहुत बड़ी नहीं है और वे आमतौर पर कुछ कठिन लड़ाई और रात के हमलों में भाग लेते हैं। हताहत तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं।
लेकिन अब ये शापित इचिरो इनो न केवल रात के हमले के कार्य को पूरा करने में कैसे विफल हो सकता है, बल्कि ये अभिजात वर्ग को इतना मरने भी कैसे दे सकता है। वो क्रोधित कैसे नहीं हो सकता। शाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? पासी किसी से पूछा। रात में हमला करना असंभव है, दूसरे पक्ष को अब तैयार रहना चाहिए। हालांकि वे अपने बंधन के अंत में हैं, उन्हें कल एक और हमला करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, गांव शाओ ने धीरे धीरे गुस्सा शांत करते हुए कहा। हालांकि अगर हमें ये पता चल गया तो हम इस जगह पर बहुत अधिक समय बर्बाद करेंगे और विपरीत लोग स्नाइपर कार्य पूरा कर देंगे, पास ही एक जापानी कप्तान ने कहा। बगा, शाओ जिंकुन इस सच्चाई को कैसे नहीं समझ सकते, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने सोचा कि अगर आज रात का हमला सफल हो जाता है तो वे यहाँ से आसानी से गुजर सकते हैं और जोगजुओ मुतोमुरा का समर्थन करने के लिए सामने लियुक्सियन काउंटी में जा सकते हैं। लेकिन अब इचिरो इनोटो की बर्बादी के कारण उसकी योजना केवल निरस्त की जा सकती है। ये बर्बादी, ये सोचकर मिस्टर इनोय अभी भी क्रोधित है और मृत मिस्टर इनोय को डांटते हैं। उसे पछतावा है कि उसे ये काम इस बर्बादी को नहीं देना चाहिए था। अब हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि किमुरा जोगजुओ और अधिक पकड़ बना सके। दरअसल उन्होंने सोचा कि यह अभी भी एक बहुत बड़ी संभावना है। हालांकि किमुरा ने उससे मदद करने के लिए कहा, लेकिन स्थिति के आधार पर वो जल्दी में नहीं था, अन्यथा उसे टेलीग्राम द्वारा आग्रह किया जाता। हालांकि यदि वो जल्दी में नियत समय पर नहीं पहुंचता तो भी उसे दंडित किया जाएगा। वो दुष्ट इचिरो इनोय और चीनी सैनिकों से नफरत कैसे नहीं कर सकता था जो अभी भी विपरीत दिशा में लड़ रहे थे। अब जब इचिरो इनोय मर चुका है तो वह केवल सामने वाले व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल सकता है। हेरल्ड, कल सामान्य हमला शुरू करते समय मैं विपरीत दिशा में सभी चीनी सैनिकों को मार डालूंगा। ठीक है, रतन उदास चेहरे के साथ कहने में थोड़ा सहायक है। अरे, आसपास मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाकर कहा। वे इस आदेश से आश्चर्यचकित और विरोध में नहीं है, वैसे भी वे अक्सर ऐसा करते हैं। अब जब दूसरे पक्ष ने उनका व्यवसाय चौपट कर दिया है तो वे उसे हल्के में माफ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। मैं आज रात हमले के लिए तैयार हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज रात ठीक हूँ, मुझे अच्छा आराम मिलेगा। अगर मैं कल हमला नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें चाहता हूँ सिजेरियन सेक्शन के लिए महामहिम को धन्यवाद देने के लिए। ऐसा नहीं है, श्री इनोमुरा ने कहा। अरे, वे विस्मयकारी थे, लेकिन उनके दिलों में ज्यादा डर नहीं था। विपरीत परिस्थिति में शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे अब अपने आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शाओ जिंकुन ने हाथ हिलाया और सभी को बाहर जाने दिया। वो स्वयं आराम करने के लिए तैयार था। थोड़े उपचार के बाद दूसरी तरफ हुआंग फैंग को बाहर भागने का मौका मिला। दूसरी तरफ ज्यादा मेडिकल स्टाफ नहीं थे। इसके अलावा हुआंग फैंग ने जापानी सैनिकों के कपड़े पहने हुए थे, जिस पर संदेह नहीं किया गया। हुआंग फैंग इस साधारण शिविर में सावधानी से चल रहा है, दूसरी तरफ से बचने के लिए उन अंधेरी जगहों में चलने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही हुआंग फैंग को अस्थायी कमांड पोस्ट मिल गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस बल का सर्वोच्च कमांडर इसमें होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ है या नहीं, मुझे नहीं पता। हुआंग फैंग धीरे धीरे वहां से गुजरा। अस्थायी कमांड पोस्ट के गेट पर 2 जापानी सैनिक पहरा दे रहे थे। हालांकि वे बहुत निश्चिंत थे, ऐसा लग रहा था कि उनके सिर सोए हुए हैं। अंधेरी जगह से उनमें से एक के पीछे तक हुआंग फैंग ने अपने हाथ उसकी गर्दन के दोनों ओर रख दिए। एक मजबूत बल के साथ आदमी की गर्दन अतिरंजित थी। अतीत का कोण, लोग एक पल में मर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब हुआंग फैंग ने लोगों की हत्या की। जब वो पहली बार इस युद्ध के मैदान में आया तो उसने युद्ध के मैदान में लोगों को मार डाला। हालांकि उस समय आखिरकार वो बहुत दूर था और उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब वो अपनी आंखों के सामने है, इसलिए हुआंग फैंग का दिल अभी भी थोड़ा असहज है। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान और व्यवहार को देखते हुए हुआंग फैंग को कम असहजता महसूस हुई। उसने धीरे से उस आदमी को नीचे उतारा, अपनी बंदूक, गोली और ग्रेनेड उसकी अंगूठी में डाल दिया और फिर दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। उस आदमी को पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ। वो अभी भी ओढ़ रहा था। हुआंग फैंग की उसी कार्रवाई ने परिणाम दिया। उसने अपना सामान फिर से इकट्ठा किया और फिर दोनों शवों को अपने बगल के अंधेरे कोने में खींच लिया। बाद में हुआंग फैंग ने अस्थायी कमांड पोस्ट में प्रवेश किया। पोस्ट में उन्होंने जापानी सेना को सोते हुए देखा, लेकिन उनका कोट उतर चुका था, इसलिए हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की पहचान का आकलन नहीं कर सके। हालांकि अगर वो इस जगह पर सो सकता है तो उसकी पहचान अलग होनी चाहिए। हुआंग फैंग आगे आता है, एक हाथ से दूसरे पक्ष का मुंह पकड़ता है और पहले एकत्र की गई संगीन को दूसरे हाथ से दूसरे पक्ष के दिल में डाल देता है। आदमी तुरंत जाग जाता है और संघर्ष करना और चिल्लाना चाहता है। हालांकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग जितनी बड़ी नहीं है और वो इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकता है और उसके मुंह में आवाज निकालने का कोई तरीका नहीं है। अंत में संघर्ष की ताकत कम होती जा रही है जब तक कि यह पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए, लेकिन हुआंग फैंग को देखकर आंखें अभी भी नफरत से भरी हुई हैं। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 176 अराजकता पैदा करना। मुझे इस तरह मत देखो, अपने अपराधों के बारे में सोचो, तुम अन्याय के बिना मर जाओगे। हुआंग फैंग बुदबुदाया और यहाँ लूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जाहिर है इस अस्थायी कमांड पोस्ट में भी उसे बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं मिल सकती। दूसरा पक्ष उनके समर्थन में आ रहा है। वह अपने शरीर में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं ला सकता। हालांकि उसे एक अच्छा जापानी दाव मिल सकता है और फिर बंदूकें और गोला बारूद भी है। यहाँ गोला बारूद तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रेनेड बहुत है। हुआंग फैंग ने उन सभी को रिंग में डाल दिया है। उसके बाद हुआंग फैंग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार है। अस्थायी कमांड पोस्ट छोड़ने और बाहर की ठंडी हवा के झोंकों के बाद हुआंग फैंग भी पीछे ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हत्या अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन ये बहुत भाग्यशाली था। मुख्य कारण ये था कि दूसरा पक्ष बहुत ढीला था। उन्हें लगा कि वे गेम जीत रहे हैं। बचाव बहुत कड़ा नहीं था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि कैंप में कोई चोरी छिपे घुस आएगा। आपको पता होना चाहिए कि वे अंदर बहुत ढीले थे। हालांकि बाहर बहुत सारे लोग पहरा दे रहे थे। वे चीनी लोगों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देंगे। स्वाभाविक रूप से अंदर के लोग भी आराम करेंगे।
इतने लंबे समय की लड़ाई के बाद न केवल चीनी लोग बल्कि जापानी लोग भी बहुत थक गए हैं। अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, यहाँ तक कि अस्थायी कमांड पोस्ट के गेट पर पहरा दे रहे 2 लोग भी बिना किसी तनाव के नींद में हैं। हुआन फैंग अस्थायी कमांड पोस्ट से बाहर चला गया और बाहर नहीं निकला क्योंकि वो जानता था कि अंदर आना आसान था। आखिरकार वो जापानी सेना के साथ मिला हुआ था। हालांकि अगर वो बाहर जाना चाहे तो ये बहुत मुश्किल होगा। छावनी के बाहर बहुत से लोग पहरा दे रहे थे। अगर वो बाहर जाना चाहता तो वे लोग उसे रोक लेते और सवाल पूछते। वे हुआन फैंग को बिल्कुल भी जापानी नहीं जानते थे। ये बात शायद उनकी समझ से बाहर होगी। इसलिए यदि हुआन फैंग बाहर जाना चाहता है तो उसे अभी भी एक रास्ता खोजने की जरूरत है। इसके अलावा वो इस बार के नतीजों से बहुत संतुष्ट नहीं है। हालांकि उसने दूसरे पक्ष के एक कमांडर को मार डाला। आखिरकार उसने अंदर आने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाया। दूसरा मौका मिलना कठिन है। उसे स्वाभाविक रूप से इसे संजोने की जरूरत है। इसलिए हुआन फैंग ने अंधेरे में सो रही जापानी सेना को गोली मार दी। वो आदमी सपने में मर गया। फिर वो जल्दी से अंधेरे में छिप गया। शांत रात में अचानक गोलियों की आवाज से सभी लोग जाग गए। एक एक करके उन्होंने बंदूकें ले ली और हर जगह पहरा देने लगे। उन्हें डर था कि दुश्मन कहीं से भाग जाएगा। घबराहट अनिवार्य रूप से प्रकट हुई। हुआन फैंग ने अराजकता का फायदा उठाया और भीड़ में घुस गया। शत्रु के कुछ सेनापति सामने आने लगे। उनके कपड़ों के पैटर्न को देखकर पता चलता था कि वे कोई साधारण सैनिक नहीं थे। इन कमांडरों ने अराजक भीड़ को सुधारना शुरू किया। लेकिन अब कोई बंदूक की आवाज नहीं है, इसलिए लोग बहुत शांत हैं। हालांकि अभी यहाँ बहुत भ्रम है और जिंगकुन का कोई प्रमुख सहायक सामने नहीं आया है। कुछ कमांडरों को इस पर संदेह है। फिर कोई अस्थायी कमांड पोस्ट में प्रवेश करता है। जाहिर है अंदर की स्थिति का पता चलता है और धार सुनाई देती है। अधिक से अधिक कमांडरों ने अस्थायी कमांड पोस्ट में प्रवेश किया है और बाहर के सामान्य भूतों को एहसास हुआ है कि कुछ बुरा हुआ है। हालांकि उनका सैन्य अनुशासन अभी भी बहुत सख्त है। भले ही वे भ्रमित हो, कोई भी इसके बारे में लापरवाही से बात नहीं करता है। तभी कोई बाहर आया और उसने इन सामान्य सैनिकों से हत्यारे का पता लगाने के लिए हर जगह गश्त करने को कहा। हुआन फैंग ने भी भीड़ का अनुसरण किया। हालांकि अब दृश्य अधिक अराजक है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आखिरकार चारों ओर अंधेरा है और पर्याप्त रोशनी नहीं है। इसलिए हुआन फैंग के लिए गश्ती दल को छोड़ने का एक और मौका ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। हुआन फैंग के गश्ती दल को छोड़ने के बाद वो फिर से अस्थायी कमांड पोस्ट पर वापस चला गया। अब गेट पर कोई पहरा देने वाला नहीं है। वे सैनिक या तो हत्यारे को खोजने के लिए गश्त पर गए या अस्थायी कमांड पोस्ट में उसके कमांडर का पीछा किया। अच्छा अफसर, हुआन फैंग की आंखें चमकीली थी। वो बस कई कमांडरों को मारने का मौका तलाश रहा था। आखिरकार यहाँ बहुत सारे भूत हैं। वो उन सभी को अकेले नहीं मार सकता। इसके बजाय सिर कलम करना अधिक प्रभावी है। अब जब ये कमांडर एक साथ आ गए हैं तो हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत भाग्यशाली है। जब हुआन फैंग अस्थायी कमांडर के दरवाजे पर फिर से प्रकट हुए तो किसी को नहीं देखा गया। शायद किसी ने उसे देखा हो, लेकिन जब उसके कपड़े देखे तो कोई पूछने नहीं आया। जब हुआन फैंग ने दरवाजा खोला तो कमरे के सभी कमांडरों ने कमांडर के चारों ओर गड़बड़ी कर दी। जो खुद मारा गया था वो बहुत जिंदा दिल था। हुआन फैंग को नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। चूंकि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, चलो नीचे चले और उसके साथ चले, हुआन फैंग ने खुद से कहा। जैसे ही वो बोला, उसने पहले ही रिंग से बहुत सारे हथगोले निकाल लिए थे और फिर जल्दी से बढ़त खींच ली और उन्हें दूर फेंक दिया। मनाना जब विस्फोट की आवाज आई तो हुआन फैंग बिल्कुल भी नहीं रुके। वो हथगोले फेंकता रहा और चिल्लाता रहा और यहाँ के आंदोलन ने बाहर के लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि हुआन फैंग बाहर नहीं गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे शोरगुल वाले लोगों को इधर की ओर दौड़ते हुए सुना। हुआन फैंग ने लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। वो तेजी से घर से बाहर निकला। हालांकि किसी ने उसे देख लिया और उस पर गोली चला दी। हालांकि हुआन फैंग तेज और भाग्यशाली था। ज्यादातर गोलियां उनसे बचकर उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में लगी। सुनहरे नम कवच के अस्तित्व के कारण उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो आसानी से फिर से अंधेरे में वापस आ गया। उसके बाद राजसी फिर से लोगों के एक समूह की तलाश में पीछे दिखाई दिया। दृश्य और भी अधिक अराजक है। अभी तक हत्यारे का पता नहीं चल सका है। अब उनके पक्ष के सेनापति एक दूसरे के हाथों मारे गए। ये बड़ा सौदा है। जो लोग कमांडर को बचाते हैं, दुश्मन की खोज करते हैं, आग बुझाते हैं आदि, सभी को अपने अपने काम करने होते हैं। हालांकि कमान की कमी के कारण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का कोई तरीका नहीं है। दृश्य अधिक से अधिक अराजक है और हुआन फैंग को पाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भूत शिविर की स्थिति ने भी विपरीत चीनी देश के सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, वे नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन वे जान सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि पूरा शिविर अस्त व्यस्त है। वाइस रेजिमेंट, शैतान का मामला क्या है? इस समय कोई एलवी दाबियाओ के पास आया और कहा, जबकि एलवी दाबियाओ बंकर में खड़े होकर दूरबीन लेकर शैतान की हरकतों को देख रहे थे। हालांकि वो विशिष्ट स्थिति नहीं जानता था। ऐसा लगता था कि शैतान अव्यवस्था में था। सभी के पास ये है, चार्ज करने के लिए तैयार। लू दाबियाओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो जानता था कि अगर उसने इसे रखा तो वे इसे कल नहीं रख पाएंगे और दूसरी तरफ से नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ बवाल मचता नजर आ रहा है। यह एक अवसर हो सकता है। वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 177 उलझे हुए युद्ध के फल। हालांकि सभी लोगों को यह नहीं पता कि एलवी दाबियाओ ने ऐसा आदेश क्यों जारी किया। आखिरकार वे हर समय रखवाली कर रहे हैं और नुकसान में हैं। इसके अलावा उन्हें काफी नुकसान हुआ है और उनके पास गोला बारूद भी कम है। इस समय शुल्क लेना वास्तव में कोई बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। हालांकि लोग ये भी जानते हैं कि वे अधिक से अधिक कल तक बचाव नहीं कर पाएंगे। खासकर अगर वे इसी तरह मरने का इंतजार करते हैं तो रात में हमला करना बेहतर है। शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। फिर सभी लोग वो गोला बारूद लाएंगे जिसे वे तैयार कर सकते हैं। वे सभी लोग जो चल सकते हैं खड़े होंगे और अपनी बंदूकों की जांच करेंगे। वे सभी सेना में योगदान देना चाहते हैं। इस समय एक और व्यक्ति, एक और ताकत है।
ये देखकर कि हर कोई तैयार है, एलवीडब्ल्यूओ ने उन्हें हमला नहीं करने दिया, लेकिन अपने हाथ की एक बड़ी लहर के बाद उन्होंने पहला कदम उठाया। खाई से बाहर निकले, आगे बढ़ने के लिए मोर्चा संभाला और पीछे के लोगों ने उनका पीछा किया। उसे विपरीत दिशा का शिविर अब स्पष्ट रूप से बहुत अव्यवस्थित है, कोई प्रभावी आदेश नहीं है। इसके अलावा दुश्मन द्वारा अचानक मारे गए इतने सारे कमांडरों के दिलों में भी घबराहट है, इसलिए पूरा कैंप अस्त व्यस्त है। यहाँ तक कि जो लोग पहले बाहर पहरा देते थे उनकी संख्या भी काफी कम कर दी गई है। इसलिए लू डाबियाओ और उनके लोग एक दूसरे के शिविर के बहुत करीब रहे हैं और दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। इस समय लू डाबियाओ अधिक निश्चित है कि विपरीत खेमे में कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है, अन्यथा विपरीत पक्ष की सैन्य साक्षरता के साथ आप इतनी निम्न स्तरीय गलती नहीं कर सकते। हालांकि दोनों पक्ष दुश्मन है, लेकिन विपरीत पक्ष की सेना के लिए लू डाबियाओ अपनी उपलब्धि को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। प्रभार हटाओ, सब लोग मुझे प्रभार दो। एलवी डाबियाओ ने एक गोली से एक भूत गश्ती दल को मार डाला। इस वक्त छुपने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो चार्ज खेल सकते हैं। मार डालो जब आरोप सुना गया, एलवी डाबियाओ ने मोर्चा संभाला और कई सैनिकों के साथ अंदर चले गए। इस समय शिविर में भूतों ने पाया कि दूसरा पक्ष वापस लड़ने के लिए दौड़ पड़ा है। हालांकि कमांडर के बिना वे सभी अभी भी परेशानी में हैं। वे बिल्कुल भी प्रभावी ढंग से संगठित नहीं हो पाते, वे केवल अकेले ही लड़ सकते हैं। इस तरह युद्ध की प्रभावशीलता की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दी जा सकती। हुआन फैंग ने भी अपने पक्ष की भीड़ देखी। उसने तुरंत अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए वापस मूल स्ट्रॉ-ग्रे वर्दी पहन ली। वो नहीं चाहता था कि उसे दोबारा चोट लगे। अचानक, हालांकि भूतों और हथियारों की संख्या प्रभावी है, वे हमलावर पक्ष हैं और कोई प्रभावी संगठन नहीं है, इसलिए लड़ाई शुरू होने के बाद वे नुकसान में हैं। ये संभव है कि संगठन के अप्रभावी होने के बाद सेना के निचले स्तर के कुछ अधिकारी अपने ही लोगों के साथ युद्ध के मैदान से हट जाएंगे। इसकी भी एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। दूसरा पक्ष लड़ाई से हटना चाहता है, या सक्रिय रूप से पीछे हटना चाहता है, या भागने की प्रकृति में पीछे हटना चाहता है। एक शब्द में, वे पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं, इसलिए उनके पास इसके खिलाफ लड़ने का कोई विचार नहीं है। आज रात जो हुआ उसे स्वीकार करना उनके लिए वास्तव में कठिन है। यह उनकी अपनी ओर से एक आश्चर्यजनक हमला था, लेकिन हमला सफल नहीं रहा और कई कुलीन लोग मारे गए। उसके बाद सेनापति की अकारण मृत्यु हो गई। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब उसके पक्ष के उच्च स्तरीय कमांडर इन चीफ से मिलने गए, तो उन्हें वास्तव में दुश्मनों द्वारा भोजन का एक बर्तन दिया गया था, जिसमें उन्हें मिलाया गया था। कुछ ही समय बाद विपरीत चीनी देश के सैनिक छापा मारने आए। उनके पास आराम करने, सब कुछ ठीक करने का समय नहीं था, और वे अभी भी घबराए हुए थे। भाई हुआन, क्या आप यहाँ हैं? जब हुआन फैंग ने चीनी राष्ट्र के सैनिकों के साथ दुश्मन पर फिर से गोली चलाई, तो उसके कान में एक आश्चर्यजनक आवाज सुनाई दी। जब हुआन फैंग ने इसे देखा, तो जेंग मिंग कौन था? हाँ, आप भी यहाँ हैं, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है भाई हुआन, क्या आप ठीक हैं? मैं पहले भी आपकी दुर्घटना के बारे में चिंतित था, जेंग मिंग ने कहा। मैं ठीक हूँ। जब मैं आग लगाने गई तो दूसरे पक्ष ने मुझे देख लिया और पकड़ लिया। जैसे ही तुम आए, मैं इधर उधर भाग गई। हुआन फैंग ने झूठ बोला कि वो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी पहचान एक समस्या है, और वह नहीं जानता कि इसे कैसे समझाया जाए, इसलिए एक अज्ञात सैनिक बनना बेहतर है। भाई हुआन, आप ठीक है? जेंग मिंग को हुआन फैंग की बातों पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार हुआन फैंग के शब्दों को अभी भी समझाया जा सकता है। इसके अलावा वो अपने दिल में हुआन फैंग की बातों पर विश्वास करता है, इसलिए भले ही हुआन फैंग के बहाने में कुछ खामियां हो, उन्हें इसमें संदेह नहीं होगा। उसके बाद दोनों व्यक्ति फिर से पीछा करने और हत्या करने की प्रक्रिया में शामिल हो गए। रात का हमला खत्म होने से पहले लगभग 2 घंटे तक चला। इस समय उनकी दृष्टि में कोई शत्रु नहीं था। मारे गए लोगों के अलावा बाकी लोग तितर बितर हो गए थे और अंधेरे में छिप गए थे। उन्हें ढूंढना कठिन था। एलवी डाबियाओ लोगों को युद्धलीपिन इकट्ठा करने के लिए शिविर में ले गए। 2 घंटे में उन्होंने यहाँ ढेर सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। इस लड़ाई के नतीजे शानदार है, यहाँ तक कि जापानी विरोधी युद्ध की शुरुआत से ही ये बहुत बड़ा है। लू डाबियाओ ने खुद इसके बारे में नहीं सोचा था। वो अब भी सोचता है कि यह अविश्वसनीय है। ये लड़ाई ऐसी कैसे हो सकती है? उनका काम दुश्मन पर वार करना और उसे विलंबित करना है। यहाँ तक कि ये काम भी उनके लिए काफी मुश्किल है। वे बहुत से लोगों को मारना नहीं चाहते जब तक वे दुश्मन को रोक सकते हैं। आखिरकार वे सभी पहलुओं में बुरी स्थिति में हैं और वे पूरी सेना को नष्ट करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब वे न केवल यहाँ टिके रहते हैं, बल्कि दुश्मन को हराते हैं, बड़ी संख्या में लूट का सामान जब्त करते हैं और दूसरा पक्ष भाग जाता है। इसलिए कई चीजें स्वाभाविक रूप से छीनी नहीं जा सकती और अब वे सस्ती हैं। लू डाबियाओ ने मोटा को छुआ और वो हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। ये दुश्मन मूल रूप से ल्यूक्सेन काउंटी का समर्थन करने वाले थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे हथियार और गोला बारूद थे। अब वे उसके हाथ में हैं। अमीर बनो। एलवी डाबियाओ ने सैनिकों को हथियारों और गोला बारूद के बक्सों को एक साथ ले जाते देखा और कहते रहे कि हालांकि वो लड़ाई के बारे में भ्रमित थे, उन्हें नहीं पता था कि दूसरे पक्ष के शिविर में क्या हुआ, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली और ऊपर बताई गई हर चीज को पूरा किया, जो किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय हुआन फैंग पार्टी में शामिल होने नहीं गए। दरअसल उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठी भी की और उन्हें रिसीविंग रिंग में डाल दिया। हालांकि क्योंकि वो इनमें से केवल एक ही चीज ले जा सकता है, इसलिए बहुत अधिक इकट्ठा करना बेकार है। यह इस समय के लिए पर्याप्त है और उसने बाकी को प्राप्त रिंग में नहीं डाला। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 178 परेशानियां। चीजें पैक होने के बाद एलवी डाबियाओ ने लोगों को पहरा देने और गश्त करने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनमें से बाकी लोग आराम करने चले गए। आखिरकार अब बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा आज शाम बहुत सी बातें हुई। सभी बहुत थके हुए थे। हुआन फैंग पहले अपने घाव के इलाज के लिए एक मेडिकल गार्ड से मिलने गए और फिर आराम किया।
जेंग मिंग, जो उसका पीछा कर रहा था, ने सोचा कि हुआन फैंग को किसी भूत में चोट पहुंचाई है। हालांकि वह नहीं जानता था कि हुआन फैंग दुश्मन के शिविर में घुस गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वो खुद ही घायल हो गया था। अगली सुबह एलवी दाबियाओ अपने लोगों के साथ चले गए। शत्रु को मजबूती से पकड़ने का उनका कार्य पूरा हो चुका था। उन्होंने न केवल दुश्मन को सफलतापूर्वक रोका, बल्कि उसे हरा भी दिया। वे जाने में सक्षम थे। उनका गंतव्य लियूक्सियन काउंटी था। आप अच्छे हैं एलवी दाबियाओ, आप वाकई अच्छे हैं। आपके सिर में चोट लगी है, आप इतना अच्छा परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं? लियूक्सियन काउंटी के बाहर कोई व्यक्ति लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें एलवी दाबियाओ की उपलब्धियों के बारे में पहले से पता था और जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें बधाई दी। अच्छा नेता, लू दाबियाओ ने पहले सैन्य सलामी दी और फिर कहा, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं अभी भी भ्रमित हूँ। मुझे नहीं पता कि उन छोटे भूतों ने अचानक ऐसा क्यों किया। ठीक है, वैसे भी कार्य पूरा करना और लूट का बहुत सारा सामान हासिल करना अच्छा है। आपकी रेजिमेंट समृद्ध होने जा रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है? भाइयों के लिए कुछ बचा लो, मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई रास्ता नहीं प्रमुख, एलवी दाबियाओ ने तुरंत कहा। हमारी रेजिमेंट के हथियार और उपकरण पहले से ही पिछड़े हुए हैं। इस बार हमने उनमें से कुछ को कठिनाई से जब्त कर लिया है, उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। लू दाबियाओ और रेजिमेंट के पूर्व प्रमुख ने हथियारों की समस्या से परेशान होकर हथियार मांगे हैं। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि इस संबंध में उपरोक्त कठिन है और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे केवल अपना रास्ता खोज सकते हैं। इसलिए वे इस बार जब्त की गई बहुत सी चीजों को सौंपने को तैयार नहीं है। मुझे पता है कि आपकी रेजिमेंट के पास भी हथियारों और गोला बारूद की कमी है। मेरे पास आपको उन्हें सौंपने के लिए कहने वाला कोई नहीं है। हर कोई हथियारों में कॉमरेड है। आपको भाईचारे का भी ख्याल रखना चाहिए। मुखिया ने सलाह दी कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। सभी के पास हथियारों और गोला बारूद की कमी थी। अब लू दाबियाओ की रेजिमेंट ने एक साथ इतना कुछ हासिल कर लिया है, उसे अन्य सैनिकों के लिए कुछ प्राप्त करने का रास्ता खोजना होगा। वास्तव में लू दाबियाओ और कमांडर हथियार और गोला बारूद सौंपने में अनिच्छुक नहीं है। आखिरकार वे अन्य भाई सैनिकों की स्थिति भी जानते हैं। लू दाबियाओ ने अभी इतना ही कहा। उन्हें यह भी उम्मीद है कि वो यहाँ और अधिक रख सकते हैं। यदि इसे सौंपना बहुत आसान है तो अंत में वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। प्रमुख, चूंकि आप ऐसा कहते हैं, मैं अब और मना नहीं कर सकता, एलवी दाबियाओ ने कहा। हमारे नेता के जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अन्य भाई सैनिकों के लिए कुछ बचा सकते हैं। हालांकि अगर भविष्य में हमारे पास सामग्री की कमी होगी तो नेता को हमारे बारे में और अधिक सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, मुखिया तुरंत सहमत हो गए। एलवी दाबियाओ ने जो योगदान दिया है उससे वो खुद कुछ अन्य सैनिकों को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा लव की मांगने पर्याप्त नहीं है। आज ये सिर्फ उनका योगदान है, सत्य के लिए पूछना कुछ भी नहीं है। उसके बाद सामग्री सौंपी गई। एलवी दाबियाओ के समूह के हथियारों और गोला बारूद की मदद के कारण अन्य भाई इकाइयों के लोग बहुत उत्साहित थे। एलवी दाबियाओ के चेहरे पर ऊपरी तौर पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन वे बेहद खुश भी थे। चलो, आपका नेता इलाज के लिए पीछे के अस्पताल में गया था, अब आप इस समूह के प्रभारी हैं। सबसे पहले अगली कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में जाए, मुखिया ने एलवी दाबियाओ से कहा। हाँ, लू दाबियाओ ने कहा। एलवी दाबियाओ मीटिंग में गए हैं। हुआन फैंग और उनके सहयोगी घूम सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। आखिरकार वे इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें वास्तव में आराम की जरूरत है। हालांकि हुआन फैंग को जल्द ही पता चला कि लड़ाई को ज्यादा देर नहीं हुई है। रेजिमेंट के सामने उनका मिशन लियूक्सियन काउंटी को मजबूत करने के लिए दुश्मन पर हमला करना था, ताकि इस अवधि में लियूक्सियन काउंटी पर हमला किया जा सके। लेकिन अब लगता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शत्रु सैनिकों में से केवल एक ही अपने रेजिमेंट से लियू काउंटी का समर्थन करने आ रहा है। अन्य दिशाओं में लियू काउंटी का समर्थन करने के लिए अन्य दुश्मन सैनिक हैं। हालांकि दूसरा पक्ष पहले ही अन्य तरीकों से अपने ब्लॉक के माध्यम से लियू काउंटी में प्रवेश कर चुका है। अब लियू काउंटी में दुश्मन की ताकत बहुत बढ़ गई है, इसलिए यहाँ लड़ना बहुत कठिन है। हालांकि हुआन फैंग ने अभी अभी लड़ाई की है, ऐसा लगता है कि वे जल्द ही फिर से लड़ेंगे। हुआन फैंग का इससे कोई विरोध नहीं है। जब वो ये स्थान छोड़ना चाहता है तो अपने साथ कुछ ले जाना बेहतर होता है। इस समय और स्थान में वो जिस समय नोट से गुजरा वो युद्ध की प्रक्रिया में है और वो अन्य चीजों को नहीं छू सकता है। उससे हर समय युद्ध में साथ रहने की अपेक्षा की जाती है, जो उसे दूर ले जा सकता है। यह वही है जो आप युद्ध के मैदान में देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में ले जाने लायक कुछ भी नहीं है। उसके पास पहले से ही एक बंदूक है, लेकिन केवल एक गोली निकालो। जाहिर है यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि केवल एक चीज अपने साथ ले जाना बेकार है। ये सचमुच कष्टकारी है। हुआन फैंग ने बुदबुदाते हुए कहा कि उन्होंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि समय और स्थान में उनकी अपनी यात्रा से कुछ भी उपयोगी नहीं मिलेगा। हालांकि हुआन फैंग बहुत निराश नहीं है। आखिरकार प्रसारण का ये पहला अवसर है। आइए इस अनुभूति का अनुभव करें। जब आप इसे मार्शल आर्ट की दुनिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया और यहाँ तक कि जादू की दुनिया तक पहुंचा सकते हैं तो आप बहुत अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बेशक उससे पहले उसे अपनी ताकत मजबूत करनी होगी। ताकत के बिना उसे बहुत सारी अच्छी चीजें बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। निश्चित रूप से हुआन फैंग का अनुमान सही है। उन्हें यहाँ ज्यादा देर तक आराम नहीं मिला। उन्हें दोपहर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया था। एलवी दाबियाओ के बयान के बाद शायद उन्हें यहाँ की स्थिति का अंदाजा हो गया था। इस बार वे मुसीबत में हैं। विपरीत दिशा का शत्रु उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है और समर्थन भी मौजूद है। अब उनका आक्रमण बहुत कमजोर है। एलवी दाबियाओ द्वारा लाए गए हथियारों और गोला बारूद से उन्हें बहुत मदद मिली है। वे पहले ही थोड़ा डगमगा चुके हैं। वे पहले पीछे हटना चाहते हैं और फिर योजना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि दोबारा लड़ना वाकई मुश्किल है। अगर आप नहीं लड़ सकते तो पहले आपको पीछे हटना होगा। आखिर दूसरे पक्ष के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जब शत्रुओं की संख्या पर्याप्त हो तो यह आपका अपना पक्ष नहीं बल्कि दूसरा पक्ष होता है। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 179 एक और गोता।
हुआन फैंग लाइन के बीच में खड़े होकर दूर ल्यूक्सियन काउंटी की ऊंची दीवार को देख रहे थे। उनकी नजर अच्छी थी, यहाँ उसे उस पर कुछ आकृतियां अस्पष्ट सी दिखाई दी। टीम में माहौल थोड़ा सम्मानजनक है, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहली बार इस तरह के आरोप में भाग नहीं लिया है। वे जानते हैं कि स्थिति और भी खतरनाक है। यदि वे इस बार नहीं लड़ सकते तो कल उन्हें पीछे हटना होगा। भाई हुआन, क्या आपको लगता है कि हम हमला कर सकते हैं? हुआन फैंग की पहचान जेंग मिंग ने धीमी आवाज में पूछा। जरूर। हुआन फैंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन दूसरी तरफ चरवाहा दृढ़ता से भरा है। साधारण उपचार के बाद वो पुनः युद्धभूमि में चले गए। उनकी चोट जानलेवा नहीं है। हालांकि जब वो कठिन व्यायाम करता है तो दर्द होता है, लेकिन वो हर समय पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि न्यू वाजी की उम्र लगभग जेंग मिंग जितनी ही है, वो इस समय जेंग मिंग से थोड़ा अधिक परिपक्व है। हो सकता है कि वो उसे पढ़ाने वाले अंकल वू की मृत्यु देख पा रहा हो, या हो सकता है कि वो मॉनिटर बन गया हो। हुआन फैंग ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि वो युद्ध के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके हथियार, यहाँ तक कि लोगों की संख्या भी बेहतर नहीं थी। जब दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तैयार था, तो कब्जे वाले काउंटी को हराना बहुत मुश्किल था। परिणाम हुआन फैंग की अपेक्षा से परे नहीं था। दोपहर से अंधेरे तक दोनों पक्षों ने बहुत से लोगों को खो दिया। उनकी ओर से अधिक लोग हताहत हुए, लेकिन काउंटी अभी भी दुश्मन के हाथों में थी। हुआन फैंग और जेंग मिंग, साथ ही न्यू वाजी, शिविर में भोजन कर रहे हैं। अब हुआन फैंग को ये साधारण खाद्य पदार्थ खाने होंगे। उसमें बिना खाए रहने की शक्ति नहीं रही। न्यू वाजी का चेहरा थोड़ा भूरा था। अभी की लड़ाई में सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हालांकि कभी कभी सभी प्रयास करने पर भी यह सफल नहीं हो पाता है। फिर काउंटी शहर एक विशाल पहाड़ की तरह है जिसे हर किसी के सामने नहीं देखा जा सकता है। इस पर विजय पाना बहुत कठिन है। सौभाग्य से तीनों लोग चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहे, जो वास्तव में एक आशीर्वाद है। हुआन फैंग को धीरे धीरे इस जगह के बारे में स्तब्ध और यहाँ तक कि असहजता महसूस होने लगी है। आखिरकार वो एक शांतिपूर्ण दुनिया में बढ़ रहा व्यक्ति है। जब वो पहली बार यहाँ आए तो जिज्ञासा के कारण उन्हें कुछ विशेष अनुभूति नहीं हुई। हालांकि समय बीतने के साथ उत्सुकता खत्म होने के बाद वो इस सीन को लेकर सहज नहीं रहे। उसने अपनी आंखों से देखा कि किसी ने उसके सिर पर वार किया था, उसके कंधों को उड़ा दिया था, उसके पेट में छेद कर दिया था और सभी प्रकार की त्रासदियों से पीड़ित हुआ था। वो मदद करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो केवल एक ही व्यक्ति था और वो बहुत कुछ मदद नहीं कर सकता था। बेबसी के एहसास ने उसके दिल को और भी बदतर बना दिया। हुआन फैंग अपने सामने स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहता है? वो इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। जिस व्यक्ति ने अभी अभी उनसे बात की थी, अचानक उनके सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा हुआन फैंग को दो सौतेले लड़के जेंग मिंग और न्यू वाजी बहुत पसंद है। वो उनकी दुर्घटनाओं को देखने की भी उम्मीद करता है। इस उम्र में भी वे अपनी ही दुनिया में पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें हर तरह की लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ता है और हर तरह के दुखद दृश्य देखने पड़ते हैं। कोई नहीं जानता कि ऐसा दिन कब आएगा। इस जगह के बारे में सोचते हुए हुआन फैंग ने कल रात दूसरे पक्ष के शिविर में अपने व्यवसाय के बारे में सोचा। वो आज रात मिल सकता है। हालांकि वहाँ एक ऊंची दीवार है, विशेष दस्ताने के साथ उसके लिए यह मुश्किल नहीं है। हुआन फैंग दिवास्वप्न देख रहा है। न्यू वाजी और जेंग मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आराम कर रहे हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है, वे कल सुबह पीछे हट जाएंगे, भले ही वे जाने के इच्छुक न हो। बेशक जेंग मिंग और न्यू वाजी के दिलों में मेल नहीं था। उनकी रेजिमेंट ने इतनी भारी कीमत चुकाकर दुश्मन को मार गिराया, लेकिन अब लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इसका युद्ध की स्थिति पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। उनके हृदय स्वाभाविक रूप से असहज होंगे। हालांकि हुआन फैंग खड़े हो गए और उन दो लोगों को देखकर मुस्कुराए जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, हुआन फैंग ने सफेद दस्ताने पहन लिए। उसने फिर से लड़ने का फैसला किया। वो इस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं था। भले ही वो मर गया, वो वास्तविकता में वापस चला गया। हुआन फैंग ने जानबूझकर उन सैनिकों से परहेज किया जो आगे पीछे गश्त कर रहे थे, और फिर रात का फायदा उठाकर वो काउंटी की दिशा में चले गए। इस बार उसे जो करना था वो वैसा ही था जैसा उसने पहले किया था। वो था दूसरे पक्ष के घोंसले में गोता लगाना और अवसरों की तलाश करना। निस्संदेह इस बार ये पिछली बार से अधिक खतरनाक था, क्योंकि इस बार अधिक दुश्मन थे और रक्षा अधिक कठोर थी। यदि वो इस बार भी सुरक्षित बच सकता है, तो हुआन फैंग ने सेना के साथ वापस जाने और अन्य स्थानों पर जाकर देखने और अपने वातावरण को स्वीकार करने का प्रयास करने की योजना बनाई है। आखिरकार वो भविष्य में किसी अन्य स्थान पर जाएगा जो वास्तविक दुनिया जितना शांतिपूर्ण नहीं हो सकता, या जिस स्थान पर वह अभी है उससे भी अधिक अराजक और खतरनाक नहीं हो सकता। निस्संदेह यदि आप पीछे नहीं हट सकते तो मरने से पहले आप कई और लोगों को मार डालेंगे, जो आपका अंतिम प्रयास है। आसपास की रात बहुत अंधेरी है, आकाश काले बादलों से भरा है और कोई चांद या तारे नहीं है। हुआन फैंग के बाहर जाने की प्रक्रिया बहुत सहज है। वो धीरे धीरे काउंटी की शहर की दीवार के पास भी पहुंच रहा है, जहां कुछ कमजोर रोशनी है और किसी को गश्त करते देखा जा सकता है। काउंटी की ऊंचाई पर क्रॉस रोटेशन में दो बहुत उज्ज्वल सर्च लाइट है, लेकिन हुआन फैंग जमीन पर पड़ा हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और अंत में दीवार के पास जाना सुरक्षित है। ये तुम पर निर्भर है, बेबी, हुआन फैंग ने अपने दस्तानों के सामने खुद से कहा, और अब उनके लिए एक भूमिका निभाने का समय आ गया है। हुआन फैंग ने धीरे से बटन घुमाया और पतला रेशम का धागा फिर से बाहर निकल आया। वो दीवार पर मजबूती से चिपक गया था। इसके बाद उसका शरीर भी हल्के से उड़ गया। इसके बाद इसे गीकों की तरह दीवार पर चिपका दिया गया। हुआन फैंग ने अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं की जब तक कि उसके शीर्ष पर चलने की आवाज कम नहीं हो गई। वो पलट गया और शहर के शीर्ष पर चला गया। इसके बाद वो सोच रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो काउंटी सीट से परिचित नहीं है और यह जगह पूर्व अस्थायी कमांड पोस्ट से बहुत बड़ी है। उसके लिए उन कमांडरों को ढूंढना मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ की रक्षा स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत सख्त है। आखिर यहाँ दोनों पक्षों की ताकत लगभग एक जैसी है और कोई भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता। अतीत में भूतों का बोलबाला था, स्वाभाविक है कुछ लापरवाही होगी।
जब हुआन फैंग सोच रहा था कि क्या करना है, उसने कदमों की आवाज और बातचीत सुनी। हुआन फैंग ने चारों ओर देखा और जल्दी से अपने दस्तानों में जादुई रेशम का इस्तेमाल किया और शहर के मुख्य द्वार पर स्थित गैरेज तक उड़ गया। हालांकि ये यहाँ बहुत सुरक्षित नहीं है। नीचे के लोग उसे तब तक देख सकते हैं जब तक वे ऊपर देखते रहेंगे। हालांकि उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऊपर मत देखो। फिर मैंने कई आकृतियां आते देखी। दुर्भाग्य से मैं बस अटारी के नीचे खड़ा था और दूर चीन में शिविर को देख रहा था। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 180 वास्तविकता की ओर लौटे। किमुरा नाकामुरा शहर के शीर्ष पर खड़े थे और दूरबीन से दूर चीनी राष्ट्र के शिविर को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहले से कोई घबराहट नहीं थी। वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा हमले की पहली लहर के बाद उसके सुदृढ़ीकरण का आगमन जारी रहा। इसके अलावा हथियारों के लाभ और शहर की रक्षा के लाभ के साथ उन्होंने धीरे धीरे लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। जोग्जो, जब कल हमारी अन्य 2 अतिरिक्त सेनाएं पहुंचेंगी तो हम विपरीत दिशा के दुश्मन के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर सकते हैं, उसके बगल वाले एक आदमी ने कहा। मुराकामी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाई। जिंकुन में क्या हो रहा है, क्या ये स्पष्ट है? सच्चाई के अनुसार जिंकुन उनके सबसे करीब है, इसलिए इसे सबसे पहले आना चाहिए। हालांकि वास्तव में वे अब तक नहीं आए हैं। पिछले टेलीग्राफ में उन पर चीनी सेना ने हमला किया था। हालांकि यदि वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अधिक समस्याएं नहीं है। वे केवल कुछ समय की देरी करेंगे, लेकिन वे इसके बारे में नहीं सोचते। अचानक इसमें इतना समय लग गया। जिंकुन में एक दुर्घटना हुई थी और मुझे अभी खबर मिली। पास की एक जापानी सेना झिझकी। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि वहां के सभी मध्यम और उच्च स्तरीय कमांडरों की हत्या कर दी गई। हत्यारा नहीं मिला। इसके अलावा चीनी सेना ने भी मौका पाकर हमला कर दिया। उन्हें भारी नुकसान हुआ। कई लोग हताहत हुए और कई लापता हो गए। हाल तक हमसे संपर्क नहीं किया। बागा, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, गांव बर्बाद है। जो क्रोध के रास्ते में गांव के युवा ने सोचा भी नहीं था कि अप्रत्याशित रूप से ऐसी दुर्घटना सामने आएगी। अरे, आसपास के लोगों ने झट से उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने इससे अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे सभी शाओजुओ जोकुम की बातों से सहमत हैं। जिंकुन वास्तव में बर्बादी है। मध्य और वरिष्ठ कमांडरों की दूसरों द्वारा हत्या कर दी गई है। बर्बादी क्या है? थोड़ी देर बाद सहायक नाकामुरा धीमा हो गया। वो जानता था कि क्रोध करना व्यर्थ है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उनके सामने मौजूद सभी चीनी सैनिकों का सफाया करना था। जब उसने सोचा कि कितने सेनापति एक दूसरे द्वारा मारे गए हैं, तो उसके मन में बदला लेने का एक पागलपन भरा विचार आया। हुआन फैंग नीचे लोगों को देख रहा है। उसका दिमाग घूम रहा है। उनके उपकरणों और उनके आसपास के गार्डों को देखकर ये स्पष्ट है कि ये लोग शहर में जापानी सेना के उच्च स्तरीय कमांडर हैं, या यहाँ तक कि सर्वोच्च कमांडर भी हैं। हुआन फैंग को उनसे इतनी चतुराई से मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेशक वो निम्नलिखित लोगों की बातचीत को नहीं समझ सकता, अन्यथा वो इन लोगों की पहचान बहुत पहले ही निर्धारित कर सकता है। हुआन फैंग सोच रहा था कि बेहतर होगा कि इन लोगों को जल्द से जल्द छुट्टी मिल जाए। फिर उसे अवसरों की तलाश करनी चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। केवल अवसर कभी भी तेजी से बदलाव का सामना नहीं कर पाएगा। जब हुआन फैंग दूसरी पार्टी के जल्द ही चले जाने की उम्मीद कर रहे थे, तभी बीच में घिरी जापानी सेना ने बिना किसी संकेत के अचानक अपना सिर उठाया। तब हुआन फैंग को लगा कि आसपास की आवाजें गायब हो गई हैं और समय स्थिर है। दोनों लोग एक दूसरे को बार बार देखते रहे। नाकामुरा को पहले अचानक अपनी गर्दन में कुछ दर्द महसूस हुआ। शायद वो इन 2 दिनों में युद्ध के बारे में चिंतित था और उसे अच्छा आराम नहीं मिला था। इसलिए उसने दबाव कम करने के लिए अपना सिर उठाया और अपनी गर्दन मोड़ने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि उसके ऊपर अटारी में दीवार पर एक आकृति पड़ी है और दूसरी तरफ भी निचले हिस्से को देख रही है। फिर दोनों लोगों की दृष्टि रेखा टकराई, मानो वे दोनों एक दूसरे की ओर अचानक देखने से आश्चर्यचकित हो गए हो। नाकामुरा ने यह सुनिश्चित करने के लिए अवचेतन रूप से पलकें झपकाई कि वो चकाचौंध न हो जाए, लेकिन जब वो पुकारने ही वाला था तो अचानक उसके माथे में दर्द हुआ और फिर असीमित अंधेरा उस पर हावी हो गया। हुआन फैंग भी असहाय थे। उन्हें ऐसे हादसे की उम्मीद नहीं थी। उसने इन लोगों के जाने का इंतजार करने और एक अच्छी योजना बनाने की योजना बनाई थी। वो लोगों को मार सकता था और पूरे शरीर पर छोड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा बदलाव आ गया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब उस व्यक्ति को देखकर वो चिल्लाना चाहता है तो हुआन फैंग पहले शॉट देने के लिए निर्णायक होता है। इतनी कम दूरी पर हुआन फैंग की शूटिंग पद्धति में भी काफी सुधार हुआ है, इसलिए दूसरे पक्ष को मारने में कोई समस्या नहीं है। अचानक हुई गोलीबारी से घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग सहम गए। तब उन्हें भयभीत होकर पता चला कि नाकामुरा, जो पहले अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, बिना किसी चेतावनी के गिर गए थे और उनके माथे पर एक गोली का छेद दिखाई दिया। शूटिंग के बाद हुआन फैंग भागना चाहता है, हालांकि वो स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता है। वो जोकुन की स्थिति नहीं जानता। वो यहाँ का सर्वोच्च सेनापति है। वो रात को गश्त पर निकलते हैं। उसके आसपास कम लोग कैसे हो सकते हैं? उजाला है, अंधेरा है और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। इसलिए जब हुआन फैंग ने जादुई रेशम निकाला और शहर से नीचे जाना चाहता था, तो पहले से ही कई लोगों ने उसे ढूंढ लिया और फिर उन्होंने गुस्से में गोली चला दी। क्रोधित न होना असंभव है। उनके मुखिया की उन्हीं की आंखों के सामने हत्या कर दी गई। ये सिर्फ चेहरे पर एक तमाचा है। इसके अलावा ऊपरी हाथ उन्हें जिम्मेदार ठहराएगा। इसलिए वे हुआन फैंग के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। इसलिए भले ही हुआन फैंग के पास भागने में मदद करने के लिए सुनहरा रेशम, नर्म कवच और जादुई रेशम था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उनके पूरे शरीर पर कई बार गोलियां मारी गई, न केवल उनके ऊपरी शरीर में बल्कि उनके सिर में भी। ऐसे में उनसे रहा नहीं गया। हुआन फैंग अपने मुंह के कोने पर थोड़ा करवाहट से मुस्कुराया। आखिरकार वो लापरवाह हो गया। हालांकि उस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिस समय हुआन फैंग की चेतना समाप्त हो गई, उसने शहर के प्रमुख पर अराजकता देखी। जापानी सेना को बहुत से ऐसे लोगों ने घेर लिया जो उसके द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे। वो बहुत क्रोधित और उत्साहित था।
शायद वो वास्तव में एक वरिष्ठ अधिकारी है। हुआन फेंग ने चुपचाप सोचा कि जब उसे दोबारा होश आया तो लोग पहले ही वास्तविक दुनिया में लौट आए थे। हुआन फेंग ने जो नहीं देखा वो ये था कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मोज अचानक गायब हो गया और उसका शरीर भी ऊंचाई से गिरकर शहर में गिर गया। तभी बीच हवा में उसका शरीर गायब हो गया। पीछे हुआन फेंग बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अपने शयन कक्ष की छत की ओर देख रहे हैं। वह अनजाने में कहता है कि वो अभी भी शरीर में घुसने वाली गोलियों के दर्द और असीम अंधेरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। हालांकि ट्रांसमिशन उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन इससे उसे ट्रांसमिशन के जादू का एहसास भी हुआ। उनके व्यक्तिगत अनुभव ने पहले भी स्टोरेज बॉक्स में प्रदर्शित सामग्री को सत्यापित किया था और वो वास्तव में किसी अन्य दुनिया में नहीं मरेंगे। मुझे नहीं पता कि जेंग मिंग और न्यू वाजी को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे मर चुके हैं। हुआन फेंग ने बुदबुदाया कि जेंग मिंग और न्यू वाजी, जो इस अजीब अंतरिक्ष यात्रा में एक दूसरे के करीब हैं, अपनी मौत के कारण दुखी हो सकते हैं। बेशक वे सुन्न हो सकते हैं, आखिरकार वे अक्सर इस तरह के अलगाव का अनुभव करते हैं। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 181 थकावट। हुआन फेंग पिछले दृश्य से उबरने से पहले काफी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे थे। आखिरकार वो युद्ध का समय था, लेकिन आधुनिक समय शांति का समय है। हुआन फेंग ये देखने के लिए नाची जाने के लिए तैयार है कि उसने उस क्षेत्र में क्या काटा है। इस समय ट्रांसमिशन से पहले कान में सुनाई देने वाली यांत्रिक ध्वनि फिर से प्रकट होती है। कृपया रखने के लिए एक चीज चुने। उसके बाद हुआन फेंग ने देखा कि उस जगह में उसने जो चीजें काटी थी वे सभी चीजें रिंग से बाहर उड़ रही थी और उसके सामने चक्कर लगा रही थी। क्योंकि यह पहला प्रसारण है, हुआन फेंग के पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलता है। अधिकांश समय वो लड़ रहा होता है, उसके पास अच्छी चीजें बनाने का समय नहीं होता है और आखिरी मौत बहुत अचानक होती है, इसलिए हुआन फेंग को अच्छी चीजें नहीं मिलती है। कुल मिलाकर 2 पिस्तौलें, 3 राइफलें, 6 हथगोले, एक समुराई तलवार और एक वर्दी है। समुराई तलवार उस कमांडर द्वारा प्राप्त की गई थी जिसने पहले अस्थायी कमांड पोस्ट में दूसरे पक्ष को मार डाला था। जहां तक अन्य चीजों की बात है, कुछ को पद पर प्राप्त किया गया था और कुछ को बाद में काउंटी शहर के पास प्राप्त किया गया था। इन पिस्तौलों और राइफलों में हुआन फेंग गोलियों से भरा हुआ है, बस ये देखने के लिए कि जब वो अंततः उन्हें बाहर लाएगा तो क्या वो गोलियों और बंदूकों को समान रूप से गिन सकता है। हुआन फेंग इन चीजों को देखता है और झिझकता है। अंत में वो उन पिस्तौलों में से एक चुनता है जो अच्छी लगती है। हालांकि वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि गोलियां टिक जाएं, अन्यथा गोलियों के बिना पिस्तौल लेने से कोई फायदा नहीं है। परिणामस्वरूप ये बुरा नहीं है। उसके चुनने के बाद बाकी सब गायब हो गया और बंदूक उसके हाथ में थी। वो तुरंत पत्रिका से हट गया और देखा कि गोलियां अभी भी वही थी, इसलिए उसे राहत मिली। उसके बाद हुआन फेंग देखने के लिए नाजी के पास गए। सुपरमार्केट में उसने जो चीजें खरीदी थी वे सभी चीजें फिर से सामने आ गई। जाहिर है स्टोरेज बॉक्स से उनका गबन नहीं हुआ। हालांकि बुरी खबर यह है कि पहले प्राप्त अंतरिक्ष में 4 चीजें अभी भी मौजूद है, लेकिन उन पर छोटे शब्दों की कुछ पंक्तियां हैं। इसे सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे वाउचर के रूप में इस आइटम के साथ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फेंग बायो बंदूक का उपयोग कर सकता है, लेकिन यह अब उनके द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता है। यदि आप दोबारा उस स्थान पर संचारण करना चाहते हैं तो आप केवल उस स्थान में कुछ और ही प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हुआन फेंग भी जानते हैं कि यह कठिन है। मूल रूप से कई अन्य स्थान हैं। किसी भी स्थान पर सब कुछ यादृच्छिक रूप से प्राप्त करना आसान नहीं है और फिर से शुरू करना चाहते हैं। हालांकि हुआन फेंग उस स्थान के लिए न्यूवाजी और जेंग मिंग से चूक गए। जहां तक अन्य लोगों की बात है, उसकी कोई मित्रता नहीं थी और उसने यह नहीं सोचा था कि वो अकेले ही पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। मुझे ये पता था, मैंने पिस्तौल नहीं चुनी। हुआन फेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे डर था कि ये सभी चीजें गायब हो जाएंगी, इसलिए उसने पिस्तौल चुनी। परिणामस्वरूप बाई पिस्तौल का उपयोग अब भी किया जा सकता है और उसकी पिस्तौल का चुनाव बेमानी है। हालांकि उसे पहली बार किसने जाने दिया? उसके पास कोई अनुभव नहीं है। अगली बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बेशक बाई ओप बंदूक में केवल एक गोली है। उसने जो बंदूक चुनी वो भरी हुई है, जो अच्छी भी है। जब हुआन फेंग हॉल में आए तो खाना अभी भी गर्म था। जब वो चला गया तो उसने अभी अभी खाना खाया था और उसके पास सफाई करने का समय नहीं था। दूसरे स्थान पर वो 2 दिन रुके, लेकिन यहाँ समय की बर्बादी नहीं हुई। साधारण सफाई के बाद हुआन फेंग नहाने और सोने चला गया। वास्तविक स्थान पर लौटने के बाद हुआन फेंग की न केवल मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो पिछली चोटों से भी उबर गया। हालांकि उनकी मानसिक थकान दूर होना आसान नहीं था। आखिरकार उसे उस स्थान पर अच्छा आराम नहीं मिला और वह हर समय संघर्ष करता रहा, जो स्पष्ट रूप से बहुत थका हुआ था। और उसने इसे प्राप्त किया बॉक्स का मतलब उसे ठीक होने में मदद करना नहीं था। इसलिए अगली सुबह जब हुआन फेंग प्रतियोगिता के लिए बस में बैठे तो पूरा व्यक्ति उदास लग रहा था। प्रबंधक, क्या आप ठीक हैं? क्या आप वापस सोने जाना चाहते हैं? हुआन फेंग पर बैठे भाई वांग ने कहा। इस समय बस में सुरक्षा विभाग के कई लोग हैं। अब हुआन फेंग के प्रति लोगों का नजरिया पिछले हफ्ते के खेल से बिल्कुल अलग है। पिछले हफ्ते जब हुआन फेंग ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बस ली तो वो कार में थे। भाई वांग के अलावा किसी ने भी उन्हें नमस्ते कहने की पहल नहीं की। अब जैसे ही वो कार में बैठे तो सभी में जबरदस्त उत्साह था। वे हुआन फेंग के बगल में बैठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। इसलिए वे दोनों भाई वांग से ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु थे। ये ठीक है, मैं बस अपनी आंखें बंद करूंगा और आराम करूंगा, हुआन फेंग ने कहा कि कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो कल रात स्नान करने के बाद बिस्तर पर गया, लेकिन उसने अपने आंतरिक कौशल और जादू को विकसित नहीं किया। लेकिन उसकी मानसिक थकान रात भर में ठीक नहीं हो सकी, भले ही उसके पास आंतरिक शक्ति और जादू हो। वैसे मैनेजर, आज कंपनी कुछ कर्मचारियों को खेल देखने के लिए आने की व्यवस्था करेगी। यह न केवल हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए है, बल्कि उन्हें आराम करने के लिए छुट्टी देने के लिए भी है। भाई वांग ने कहा कि उनकी खबर अभी भी बहुत चतुर है। इस मामले में हुआन फेंग उनसे बेहतर नहीं है, जो उसे एक पुराना कर्मचारी बनाता है।
अरे हाँ, हुआन फैंग को बहुत दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कंपनी के अधिकांश कर्मचारियों को उन दिनों में देखा है जब वो सुरक्षा गार्ड थे। आखिरकार उसे पहले दरवाजे पर पहरा देना पड़ता था, इसलिए उसने पाया कि यहाँ बहुत सारी सुंदरियां हैं। हालांकि सु युमो की तुलना में वे अभी भी बदतर है। सु युमो कई सामान्य सुंदरियों के संपर्क में रही है, जो स्वाभाविक है कि उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सु युमो के बारे में सोचते हुए हुआन फैंग को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। वो नहीं जानता था कि वह आ जाएगी या नहीं। उसी समय तियानजियाओ समूह के सु युमो के कार्यालय में जी मिंगजियाओ है। दोनों ने बिजनेस के बारे में बात करने के बाद आज के फुटबॉल मैच के बारे में बात की। जब जी मिंगजियाओ के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सु युमो के कार्यालय की ओर भागना पसंद करती है। उसके दिल में सु युमो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और बहन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी कंपनी की फुटबॉल टीम अब तक कायम है और उसकी उपलब्धियां बुरी नहीं है, जी मिंगजियाओ ने कहा। ठीक है, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। आज कुछ कर्मचारी कंपनी में व्यवस्थित हैं। यदि वे अतीत से जुड़े रह सकते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सु युमो ने कहा। दरअसल दोनों लोग फुटबॉल को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। वे केवल उपरोक्त लोगों की कुछ कॉलों के जवाब में खेल में भाग लेते हैं। वे खेल के नतीजे पर ध्यान नहीं देते, वे वास्तव में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए उन दोनों को कल ही पता चला कि टीम समाप्त नहीं हुई है और फिर उन्होंने लोगों को जाने की व्यवस्था की। जहां तक टीम में कौन है, दोनों में से कोई नहीं जानता। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 182 बुरे लोग, या हमें देखना चाहिए, जी मिंगजियाओ ने अचानक कहा। नहीं, सु युमो ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। उसे वास्तव में फुटबॉल में ज्यादा रुचि नहीं थी। वास्तव में ऐसी बहुत सी महिलाएं नहीं हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है। आपको फुटबॉल कब पसंद आया? क्या आपको ये पसंद नहीं है? क्या आप आराम नहीं करना चाहते? मैं इन दिनों बहुत थक गया हूँ। हालांकि चीजें हल नहीं हुई हैं, लेकिन उन्हें एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या आपने मुझे यही सिखाया है? तो हम बस आराम करने गए। वैसे हमने अपनी कंपनी की फुटबॉल टीम को देखा। वे लोग चिकन ब्लड खेलने के समान नहीं है। शायद वे पहला स्थान जीत सके। मिंगजियाओ ने कहा कि शुरुआत में वो बहुत कैजुअल थी। कौन जानता है कि जितना अधिक उसने ये कहा, उसकी आंखें उतनी ही चमक उठी और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, मानो उसने उसे और सु युमो को देखने के बाद उन पुरुषों का पागलपन देखा हो। आप सु युमो असहाय होकर कहती हैं कि हालांकि उन्होंने कई वर्षों तक स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और इतनी बड़ी समूह कंपनी को नियंत्रित किया है, जी मिंगजियाओ को अभी भी एक बच्चे की तरह खेलना और मजाक करना पसंद है। चलो चले। लेकिन जी मिंगजियाओ ने आकर सु युमो के कंधे को गले लगाया और कहा, ये खेलना मजेदार है। अगर आपको नहीं लगता कि ये दिलचस्प है तो हम थोड़ी देर वहां रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है? मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। चलो चले, सु भाषा में मो ने कहा। इसलिए वे सीधे प्रतियोगिता स्थल पर गए, लेकिन वे कंपनी के अन्य कर्मचारियों के साथ नहीं गए। ज्यादा समय नहीं हुआ जब हुआन फैंग और कंपनी के कुछ अन्य लोग मौके पर गेंद देखने आए थे। हालांकि उनमें से सभी फुटबॉल में रुचि नहीं रखते हैं, बस इस गतिविधि को कंपनी द्वारा व्यवस्थित सवैतनिक अवकाश मानते हैं। हालांकि दर्शकों के साथ और दर्शकों के बिना खिलाड़ियों के लिए अभी भी एक बड़ा अंतर है और भावनाएं स्पष्ट रूप से अलग है। अकेले रहने दें, इन लोगों के बीच कई सुंदरियां हैं, इसलिए वे सभी हाथ मल रहे हैं और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हुआन फैंग ने भीड़ की ओर देखा तो उसे सु युमो नहीं मिली। वो निराश हुआ और फिर प्रसन्न हुआ। सु युमो कंपनी के उपाध्यक्ष है, उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम है। उसके पास इस तरह की शौकिया प्रतियोगिता देखने का समय कैसे हो सकता है? मैच जल्द ही शुरू हो गया। हुआन फैंग पर भरोसा किया गया और हमेशा की तरह शुरुआत की गई। हालांकि वो आज स्पष्ट रूप से थका हुआ था, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं खेल पाया। हालांकि हम सभी शौकिया हैं और अंतर बड़ा नहीं है और दूसरे पक्ष की अवसर को जब्त करने की क्षमता बहुत मजबूत नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मैदान पर हमला बहुत भयंकर था, लेकिन उनमें से कोई भी स्कोर नहीं था। हुआन फैंग को यह नहीं पता चला कि प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत के तुरंत बाद मंच पर दो और लोग और दो बड़ी सुंदरियां थी। चूंकि वे धूप का चश्मा पहने हुए थे और कोने में बैठे थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उनके शरीर और गोरी कोमल त्वचा को देखकर ही हम जान सकते थे कि वे निश्चय ही सुंदरियां थी। इसके बजाय हम कोने में कई लोगों को बार बार इस ओर देखने देते हैं। सौभाग्य से दोनों महिलाओं ने इस तरह के बहुत सारे दृश्य देखे हैं और उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वे खेल को मजे से देखते हैं। लेकिन जल्द ही उनके चेहरे थोड़े बदल गए। सु युमो अधिक आश्चर्यचकित थी, जबकि जी मिंगजियाओ अपने दांत पीस रही थी। हुआन फैंग ने प्रतियोगिता में कैसे भाग लिया? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत थका हुआ है। क्या उसे कल रात अच्छा आराम नहीं मिला? सु युमो मंच पर हुआन फैंग को देखती है। वो थोड़ा विचलित लग रहा है। उनका चेहरा भी थकान से भरा हुआ है। इसको लेकर वो चिंतित है। उसने हुआन फैंग के बारे में अपनी चिंताएं नहीं बताई। नहीं, वो हुआन फैंग का नाम लेने पर विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुई। अन्यथा जी मिंगजियाओ के चरित्र के साथ वो निश्चित रूप से पूछेगी। हालांकि उसका हुआन फैंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ छोटे छोटे विचार थे जिसे वो नहीं चाहती थी कि फिलहाल दूसरों को पता चले। यह उसकी गर्लफ्रेंड में से एक जी मिंगजियाओ भी नहीं है। दूसरी ओर जी मिंगजियाओ के पास सु युमो के आश्चर्यचकित रूप पर ध्यान देने का समय नहीं था। वो मैदान पर दांत पीसते हुए दौड़ रहे किसी को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उस सेक्स भेड़िए से मिलेगी जिसने उसका फायदा उठाया था। उस दिन बार में वो काफी देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया, जिससे वो नाराज हो गई। ये कहना अनुचित है कि मैं जंगली हूँ। हुनकार, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना जंगली और अनुचित हूँ। जी मिंगजियाओ ने हुआन फैंग की पीठ की ओर देखा और सोचा। उसने ये भी नहीं बताया कि वो हुआन फैंग को जानती है, अन्यथा सु युमो निश्चित रूप से पूछती और वह नहीं चाहती थी कि सु युमो को पता चले। हालांकि वो उस रात बार में थी। हुआन फैंग के दृष्टिकोण से उसने उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन जी मिंगजियाओ ने ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा कि हुआन फैंग ने उसका फायदा उठाया है, जो जाहिर तौर पर सु युमो को पता नहीं चलने देगा। हालांकि वो हुआन फैंग को नहीं जानती थी।
उसने सोचा कि यह उसकी व्यावसायिक यात्रा के दौरान कंपनी की नई भर्ती हो सकती है, इसलिए उसने परवाह न करने का नाटक किया और कहा, बहन यूमो, दर्शकों में वो व्यक्ति थोड़ा अजनबी कैसे हो सकता है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, क्या वह है नया? सु यूमो ने देखा कि जी मिंगजियाओ हुआन फैंग का जिक्र कर रहा था और चौंक गया। क्या जी मिंगजियाओ ने कुछ देखा? हालांकि जानबूझकर पूछे जाने पर उसने जी मिंगजियाओ की अभिव्यक्ति को देखा। ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति हुआन फैंग है। उसे आपकी व्यावसायिक यात्रा के दौरान भर्ती किया गया था। उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। वो एक कॉलेज का छात्र भी है। कुछ समय पहले मैनेजर लियू के साथ जो हुआ उसका पता उसने ही लगाया था, इसलिए मैंने उसे पदोन्नत कर दिया है सुरक्षा विभाग के प्रबंधक। सु यूमो ने कहा। सुरक्षा प्रबंधक? वो क्यों है? जी मिंगजियाओ खुश नहीं है। इस आदमी ने अपना फायदा उठाया है। उसने अभी तक अपना हिसाब नहीं चुकाया है। अब वो चुपचाप मैनेजर बन गए हैं। वो नाराज है। मुझे लगता है कि उनकी क्षमता अच्छी है। हालांकि वो लंबे समय तक कंपनी में नहीं आए, लेकिन उन्होंने कंपनी में बहुत योगदान भी दिया। हालांकि अगर आप वास्तव में उनसे सहमत नहीं हैं, तो आप उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। प्रबंधक सु ने कहा, मुझे लगता है कि वो काफी सक्षम है। जी मिंगजियाओ भी इसी समय वापस आए। हालांकि हुआन फैंग कष्टप्रद है। आखिरकार उसे बहन यूमो द्वारा पदोन्नत किया गया था। उसने इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वो दुखी होगी और सोचेगी कि वो अपने व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। यूमो, मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है। जी मिंगजियाओ ने तुरंत समझाया। अच्छा इंसान नहीं? तुम्हें उसे आज पहली बार देखना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सु यूमो ने कुछ संदेह के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी मिंगजियाओ ऐसा सोचेगी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 183 अनुबंध पर पुनः हस्ताक्षर करना। हाँ, पहली बार। जी मिंगजियाओ ने अभी भी यह नहीं बताया कि बार में क्या हुआ था। उसे डर था कि सु यूमो अधिक सोचेगा और उसे चिंता होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। आप, सु यूमो ने मजाकिया अंदाज में कहा, आप उनसे पहली बार मिले हैं और यहाँ तक कि उनसे औपचारिक रूप से भी नहीं मिले हैं। आप केवल उनकी शक्ल से कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं है? आप उन्हें नहीं जानते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप कहते हैं, वो उसे कैसे देख सकता है? वो एक अच्छा आदमी नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। जी मिंगजियाओ ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा और फिर ऐसे कहा जैसे उसे कुछ मिल गया हो। अरे बहन यूमो, तुम ऐसी लगती हो जैसे तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। बिल्कुल नहीं। सु यूमो घबरा गई। उसने अपनी आंखें चुराई और कहा, मेरे उसके साथ कुछ ही संपर्क थे, इसलिए मैं उसे थोड़ा बहुत जानता हूँ, अन्यथा मैं उसे प्रबंधक के रूप में पदोन्नत नहीं करूंगा। ये सच है। जी मिंगजियाओ को कोई संदेह नहीं है। आखिरकार अगर बहन यूमो हुआन फैंग को बिल्कुल नहीं जानती, तो वो उसे बढ़ावा नहीं दे सकती। ठीक है, अपने प्रबंधक को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या? सु यूमो ने पूछा। वास्तव में उसका दिल निश्चित रूप से हुआन फैंग को हटाने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार हुआन फैंग इतना अपमानजनक होगा। वो कंपनी में दूसरों को कैसे देख सकता है भविष्य? इसलिए भले ही जी मिंगजियाओ के पास ऐसा कोई विचार हो, वो उसे मना लेगी। आखिरकार हुआन फैंग को खुद ही पदोन्नत किया गया था और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब जी मिंगजियाओ ने देखा कि सु यूमो हुआन फैंग को बहुत महत्व देती है, तो वह असंतुष्ट हो गई। हालांकि वो ये भी जानती थी कि सु यूमो एक उच्छृंखल व्यक्ति नहीं थी। यदि हुआन फैंग को उनके द्वारा प्रचारित किया जा सकता है, तो कुछ असाधारण होना चाहिए। अगर उसने सचमुच अपने प्रबंधक का पद हटा दिया, तो वो खुश नहीं होगी। और तो और, जी मिंगजियाओ ने अचानक सोचा कि उन्हें हुआन फैंग के पद को हटाने की जरूरत नहीं है, या यहाँ तक कि लंबे समय तक कंपनी में रहने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह उसे बदला लेने का कोई मौका न मिलने की चिंता नहीं रहेगी। यदि उसके प्रबंधक का पद हटा दिया जाता है, तो वो निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता और इस्तीफा दे सकता है। वो कैसे खेल सकता है? ये सोचकर जी मिंगजियाओ ने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया है। अब अगर सु यूमो हटना भी चाहे तो वो नहीं मानेंगी। यदि आप पीछे नहीं हटते हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। सिस्टर यूमो का कहना है कि उनमें क्षमता है, कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए हमें इसे बनाए रखना चाहिए। ठीक है सिस्टर यूमो, आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती हैं उसे, और आप वेतन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि हस्ताक्षर करने की अवधि लंबी होनी चाहिए, और एक बार जब वो अपनी पहल पर चला जाता है, तो उसे कंपनी को बहुत अधिक मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से ऐसी प्रतिभाओं का शिकार नहीं किया जाएगा अन्य कंपनियों द्वारा, जी मिंगजियाओ ने कहा। जी मिंगजियाओ ने हुआन फैंग से बदला लेने के कई तरीकों के बारे में पहले ही सोच लिया है। स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अनुबंध में संशोधन के बारे में सोचा। इसके अलावा यह वो नहीं हो सकती। उस स्थिति में हुआन फैंग इसके बारे में अधिक सोचेंगे और अपनी रिपोर्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन यूमो का प्रदर्शित होना अलग है। वो हुआन फैंग की दाता है। हुआन फैंग इस पर संदेह नहीं करेंगे या इसे मना नहीं करेंगे। वेतन बढ़ाएं, विस्तारित जीवन, भारी मुआवजा, क्या ये बुरा है? सु यूमो ने कहा। ये बुरा कैसे हो सकता है? इस तरह मैं अनुबंध करूंगा। सिस्टर यूमो, आप यह नहीं देखना चाहती कि आपके द्वारा खोजी गई प्रतिभाओं को अन्य कंपनियों द्वारा हड़प लिया जाता है, जी मिंगजियाओ ने कहा। सु यूमो भी थोड़ा द्रवित है। बेशक वो नहीं चाहती कि हुआन फैंग कंपनी छोड़े। इसके अलावा हालांकि हुआन फैंग अब एक सुरक्षा गार्ड है, सु यूमो को हमेशा लगता है कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां कम नहीं होंगी। हालांकि वो नहीं चाहती कि हुआन फैंग चले जाए। यदि हुआन फैंग भविष्य में सुरक्षा गार्ड नहीं बनना चाहता है, तो वो कंपनी के अन्य विभागों में उसके लिए पदों की व्यवस्था कर सकती है। संक्षेप में, जब तक वो कंपनी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जी मिंगजियाओ के शब्दों को सुनने के बाद वो प्रभावित हुई और बोली, ठीक है, फिर आप अनुबंध तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में बहन मो से बात करनी होगी। आखिरकार आप उसे बेहतर जानते हैं और बात करने में अच्छे हैं। कोई बात नहीं। इसलिए अलग अलग विचारों वाली दो महिलाएं इस मामले पर एक समझौते पर पहुंची। इस समय हुआन फैंग, जो कोर्ट पर संघर्ष कर रहा है, नहीं जानता कि उसकी गणना दो महिलाओं द्वारा की गई है, लेकिन एक दयालु है और दूसरी सोच रही है कि उससे कैसे बदला लिया जाए।
और हुआन फैंग को आखिरकार कोर्ट पर मौका मिला और उन्होंने गोल किया, जिससे टीम को जीत हासिल करने में भी मदद मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का फुटबॉल खेल पाएगा। जी मिंगजियाओ ने स्टेडियम की ओर देखा और हुआन फैंग, जो सभी के साथ जश्न मना रही थी, ने कहा कि जब उसने हुआन फैंग को ऊंची छलांग लगाते हुए और सभी के सिर के ऊपर हेडर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा तो वह सुंदर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। तब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसके बगल में बहन यूमो को देखकर स्थिति वही थी और उसका दिल बहुत अधिक स्वाभाविक था। सु यूमो भी अपनी भूलने की बीमारी को लेकर शर्मिंदा है। हालांकि जी मिंगजियाओ को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए उसे राहत मिली। वे देखने जा रहे थे और फिर चले गए, लेकिन अंत में उन्होंने एक दूसरे से इसका जिक्र नहीं किया और खेल भी देखा। मुझे लगा कि यह फुटबॉल मैच थोड़ा दिलचस्प है। मैं हमेशा सोचता था कि एक फुटबॉल मैच के लिए 20 से ज्यादा लोग लड़ रहे थे। अब लगता है कि इतने सारे लोग इसे पसंद करेंगे। जी मिंगजियाओ ने खड़े होकर कहा। हाँ, अगर आपको कोई समस्या न हो तो खेल देखना मजेदार है। सु यूमो ने कहा कि उन्होंने पहले फुटबॉल मैच नहीं देखा था, लेकिन बोर हो गई थी। आज हुआन फैंग कोर्ट पर थे, अनजाने में पूरा मैच देख रहे थे और उन्हें लगा कि समय जल्दी बीत गया। फिर वे जाने के लिए तैयार थे। वे नहीं चाहते थे कि कंपनी उन्हें देखे, इसलिए वे कोने से पहले ही निकल जाना चाहते थे। हालांकि जी मिंगजियाओ, जो निकलने ही वाला था, उसने अचानक पाया कि हुआन फैंग अकेले शौचालय में गया था, जबकि बाकी लोग पहले चले गए थे। तो उसने अपनी आंखें घुमाई और सु यूमो से कहा, यूमो, पहले कार में जाओ, मैं पहले बाथरूम जाऊंगी। ठीक है, जल्दी करो। सु यूमो को कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कहना समाप्त करने के बाद वो पहले से ही कोर्ट के दूसरी ओर शौचालय की ओर भागी। सु यूमो ने उसकी पीठ की ओर देखा, मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया और जाने के लिए भी मुड़ गई। हुआन फैंग के शौचालय जाने के बाद उसने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और फिर उसने महसूस किया कि पूरा व्यक्ति अधिक आरामदायक और जागृत था। भेड़िया जैसे ही हुआन फैंग बाहर आया, उसने अपने बगल में एक परिचित आवाज सुनी। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा कि दूसरा पक्ष उनके बारे में बात कर रहा था। वो मन ही मन अब भी यही सोच रहा था कि दिन में कौन गुंडागर्दी कर रहा है। भेड़िया, मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या तुम पिछली बार की तरह भागना चाहते हो? जी मिंगजियाओ ने हुआन फैंग को अप्रत्याशित रूप से खुद को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हुए कहने के लिए उसके सामने ब्लॉक करने के लिए ऊपर जाते देखा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 184 वो कौन है? सुंदरी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हुआन फैंग अपने सामने खूबसूरत महिला को अजीब नजरों से देखता है। वो वाकई एक खूबसूरत महिला है। उसका मानक तरबूज चेहरा, विलो भौं, सेक्सी लाल होंठ आकर्षक रंगों से भरे हुए हैं। उसकी खुली त्वचा बर्फ की तरह सफेद है, जो सु यूमो से कम नहीं है। हालांकि उसके सामने सुंदरता का रवैया निश्चित रूप से मैत्रीपूर्ण नहीं है। उसके हाथ खुले हुए हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं और उसका सुंदर चेहरा ठंड की परत से ढका हुआ है। वो खुद को हल्की सी नाराजगी से देखती है, जैसे वो कोई खलनायिका हो। बकवास, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं भूतों से बात कर रहा हूँ? सुंदरता ने गुस्से में कहा और यहाँ तक कि हुआन फैंग की सफेद आंखें भी घुमा दी। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी। भले ही उसने अपनी सफेद आंखें घुमा ली, लेकिन उसका अंदाज अलग था। मैं तुम्हें जानता हूँ। हुआन फैंग ने फिर से उसके सामने की सुंदरता को ध्यान से देखा। हालांकि वह इसे नहीं भूला था, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि अगर वह इसके बारे में जानता था या पहले से परिचित था तो ऐसी खूबसूरत सुंदरता को याद न करता। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा व्यवहार करने की कि तुम मुझे नहीं जानते? जी मिंगजियाओ ने गुस्से में कहा कि उसके सामने वाला आदमी बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था। क्या वो गड़बड़ी करना चाहता था? असंभव। क्या हमें कोई गलतफहमी है? हुआन फैंग ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वो अपनी ही आंखें खाने जा रहा हो और उसने अस्थायी रूप से पूछा। यह कोई गलतफहमी नहीं है, यह एक सच्चाई है। आपने मेरा फायदा उठाया, कहा कि मैं वहशी थी, कहा कि मैं अनुचित थी। क्या मैं ऐसी ही हूँ? जी मिंगजियाओ ने पूछा। सुंदरी, हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे वर्तमान व्यवहार से तुम ऐसी व्यक्ति हो सकती हो, हुआन फैंग ने कहा। आप, हुआन फैंग, यह मत सोचिए कि मैं आपका नाम नहीं जानता। मैं आपको बताऊंगा, आप इसमें उलझना नहीं चाहेंगे। जी मिंगजियाओ ने कहा, यह लड़का बहुत घृणित है, वो बहुत प्यारा है। कहाँ है बर्बरता? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं? हुआन फैंग और भी अधिक भ्रमित है। चूंकि दूसरा पक्ष उसका नाम जान सकता है, इसलिए वो अभी भी खुद को रोकता है। ये दर्शाता है कि दूसरा पक्ष गलत व्यक्ति को नहीं पहचानता है, लेकिन उसे वास्तव में दूसरे पक्ष को जानना याद नहीं है। हाँ, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। वैसे भी तुम भागना नहीं चाहते। जी मिंगजियाओ ने गर्व से कहा। हुआन फैंग का हैरान चेहरा देखकर उसे सहज महसूस हुआ। मैं भागना नहीं चाहता, तुम क्या करना चाहते हो? हुआन फैंग ने पूछा। अगर हुआन फैंग के पास मौका होता तो जी मिंगजियाओ हुआन फैंग को रोकने के लिए दौड़ती। उसने यह नहीं सोचा कि हुआन फैंग को रोकने के बाद वो क्या करेगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पिछली बार हुआन फैंग को बार में जाने दिया था, जिससे वो थोड़ा परेशान हो गई थी। सुंदरी, तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार नहीं है ना? तुम पहले जाकर इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? मुझे बताओ, जब तुम इसके बारे में सोचोई। हुआन फैंग उस खूबसूरत महिला को देखता है जो स्तब्ध लगती है। वो सुंदर दिखती है, लेकिन वो मूर्ख हो सकती है। ये सचमुच अफसोस की बात है कि वो इतनी सुंदर दिखती है। तुम मेरे लिए रुको। ये देखकर कि हुआन फैंग ने वास्तव में उसकी मूर्खतापूर्ण भावना का फायदा उठाया, वो बगल से चला गया। लेकिन जी मिंगजियाओ ने इसके बारे में नहीं सोचा और हुआन फैंग को फिर से रोक दिया। सुंदरी, तुम क्या चाहती हो? मुझे कुछ और करना है, हुआन फैंग ने बेबसी से कहा कि वहां बस अभी भी उनके साथ निकलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत महिला से हुई जिसने हार नहीं मानी और यह नहीं बताया कि क्या करना है। हुआन फैंग भी बहुत असहाय थे। मैं जी मिंगजियाओ फिर से स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उसने हुआन फैंग की अभिव्यक्ति देखी जैसे कि वो उस पर हंस रहा था, तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप माफी मांगे। हाँ, क्षमा करें। जी मिंगजियाओ अंततः मुस्कुराई और अंततः उसे एक चीज या कारण मिल गया।
ठीक है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसके बाद क्या मैं जा सकता हूँ? हुआंग फेंग ने असहाय होकर कहा कि यद्यपि वो बिना किसी कारण के एक महिला से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। लेकिन वो स्पष्ट मस्तिष्क समस्याओं वाली महिला के साथ उलझना जारी नहीं रखना चाहता था। आप दाव कियान के पूरा होने के बाद जा सकते हैं, लेकिन यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जी मिंगजियाओ भी जानती है कि यह अत्यधिक उलझने का समय नहीं है। बहन यूमो अब भी उसका इंतजार कर रही है। वो पहले कुछ ब्याज वसूलने जा रही है। मैं कहता हूँ सुंदरी, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हारे मन में मेरे लिए कितनी नफरत है? एक माफी तक नहीं? हुआंग फेंग ने पूछा। बिल्कुल नहीं। आप मेरा फायदा उठाते हैं और असभ्य और अनुचित होने के कारण मेरा अपमान करते हैं। माफी से सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? जी मिंगजियाओ ने स्वाभाविक रूप से कहा कि हुआंग फेंग के बारे में कैसे सोचा जाए। आज ये सिर्फ एक प्रस्तावना है। क्या मैंने आपका फायदा उठाया? कब? हुआंग फेंग ने पूछा कि उसने कब इतनी खूबसूरत महिला का फायदा उठाया था। उसे नहीं करना चाहिए था। अगर होता तो उसे याद होता। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मेरी शख्सियत तो उस तरह की नहीं है। हुआंग फेंग ने चुपचाप सोचा कि उन्हें पूरा यकीन है कि यह महिला जानबूझकर परेशानी पैदा कर रही थी। वो बहुत बदकिस्मत था। उसके साथ इस तरह की घटना हो सकती है। इसे स्वीकार मत करो। क्या तुम अभी भी एक आदमी नहीं हो? इसे स्वीकार करने की हिम्मत मत करो। जी मिंगजियाओ ने कहा। सुंदरी, बकवास मत करो। सावधान रहो, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करूंगा। मैंने ये कब किया? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अभी भी एक आदमी हूँ। आप इसे स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। मैं अभी एक कमरा खोलूंगा। मैं आपको इसे अच्छी तरह से सत्यापित करने दूंगा। भले ही हुआंग फेंग अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन वो जी मिंगजियाओ के लगातार उलझने से भी परेशान है। क्या आप इसलिए लोगों का अपमान नहीं कर सकते क्योंकि आप सुंदर हैं? तुम दुष्ट! हुआंग फेंग के शब्दों से जी मिंगजियाओ का चेहरा लाल हो गया था। वहां और भी बदमाश हैं। क्या आप उन्हें आजमाना चाहेंगे? हुआंग फेंग की आक्रामक निगाहें जी मिंगजियाओ के शरीर के चारों ओर घूमती रहीं, विशेष रूप से कुछ समय के लिए प्रमुख भागों में रहीं। खैर, ये लड़की, हालांकि उसका स्वभाव खराब है और उसका दिमाग थोड़ा मूर्ख है, फिर भी उसके फिगर के लिए बहुत कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? जी मिंगजियाओ हुआंग फेंग की आंखों से डर गई थी और उसे यहाँ तक महसूस हुआ कि वो उसके सामने थी जैसे कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लगातार 2 कदम पीछे हट गई। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं एक बदमाश था? मैं कुछ गुंडागर्दी करूंगा, हुआंग फेंगली ने निश्चित रूप से पहले कहा था। एक बार फिर से आगे बढ़े जी मिंगजियाओ के करीब। जी मिंगजियाओ डर के मारे चिल्लाए, फिर मुड़ी और भाग गई। वो नहीं चाहता था कि हुआंग फेंग माफी मांगे, इसलिए वो दौड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, गुंडे। हुआंग फेंग जी मिंगजियाओ के भागने के चित्र को देखता है और अजीब तरीके से उसकी नाक को छूता है। एक खूबसूरत महिला के बारे में मजाक करना बहुत ज्यादा है। आप अपनी खूबसूरत प्रेमिका के लायक हैं, हुआंग फेंग ने खुद से कहा। हालांकि अभी जी मिंगजियाओ के व्यवहार के बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि वो इतना कुछ नहीं कर सकती है। किसने उसे परेशान करने दिया? वो कौन है? हुआंग फेंग ने जी मिंगजियाओ की पीठ की ओर देखा और मन ही मन सोचा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 185 तांग मिक्स यू। मैं इतनी देर तक शौचालय कैसे जा सकता हूँ? सु यूमो ने जी मिंगजियाओ से पूछा, जो हॉन्फ रही थी और वापस भाग रही थी। कुछ नहीं। क्या आप ठीक है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? इतने गर्म दिन में इस तरह न दौड़े। हीट स्ट्रोक की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? सु यूमो ने देखा कि जी मिंगजियाओ का चेहरा थोड़ा लाल था और उसने सोचा कि वो थी पूरे रास्ते दौड़ने के कारण। आखिरकार अब दोपहर होने को है और बहुत गर्मी है। ठीक है, मैं समझ गया। सिस्टर यूमो, चलो चले, जी मिंगजियाओ ने कहा। रिव्यू मिरर से पीछे देखने पर ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रहस्यमयी, सु यूमो ने कहा, लेकिन कोई देरी नहीं हुई, इसलिए उसने कार स्टार्ट कर दी। हुआंग फेंग, तुम मेरा इंतजार करो। पिछली बार जब तुमने मेरा फायदा उठाया था, इस बार तुमने मेरी चाची के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की। तुम और मैं अभी खत्म नहीं हुए हैं। जी मिंगजियाओ ने देखा कि हुआंग फेंग उसके पीछे नहीं आया। आखिरकार उसे राहत मिली। हालांकि वो हुआंग फेंग के प्रति बदला लेने से भरी हुई थी। नहीं, मैं इस समय अनुबंध में हूँ। मुझे उसे कंपनी के साथ जोड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा। अरे, जब वो खुद को कंपनी को बेच देगा तो वो उसे जी भरकर प्रताड़ित कर सकता है। जी मिंगजियाओ ने इसके बारे में गर्व के साथ सोचा। पिछली बार एक सुरक्षा गार्ड ने उसे बहुत घूर कर देखा और उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस बार हुआंग फेंग पिछली बार के आदमी से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जी मिंगजियाओ हुआंग फेंग को नौकरी से नहीं निकालना चाहता था। एक कारण यह था कि सु यूमो इसका कारण थी और दूसरा कारण यह था कि जी मिंगजियाओ को लगा कि उसे मारना बहुत सस्ता था। वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? दूसरी ओर हुआंग फेंग भी बस में वापस चला गया। भाई वांग, जो उनके बगल में थे, ने देखा कि हुआंग फेंग इतनी देर से वापस आए थे और चिंता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? ये ठीक है, मैं एक पागल महिला से मिला और मैंने कुछ समय बर्बाद कर दिया, हुआंग फेंग ने कहा कि हालांकि उन्हें इस समय थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उनकी भावना सुबह की तुलना में बेहतर थी। सन की महिला, भाई वांग उत्सुक थे। हुआंग फेंग अभी शौचालय गया था। वो किसी पागल औरत से कैसे मिल सकता था? ठीक है, मैंने कहा कि मैंने पहले उसका फायदा उठाया था और मुझसे माफी मांगने को कहा। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन वो सुंदर थी, हुआंग फेंग ने कहा। जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो ये रोमांटिक कर्ज नहीं होगा। हाँ, भाई वांग ने मजाक किया। ये कैसे हो सकता है? हालांकि उस महिला का मस्तिष्क बहुत सामान्य नहीं है, फिर भी सच कहें तो ये बहुत सुंदर है। अगर मैंने कभी उसे नाराज किया तो मैं इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा, हुआंग फेंग ने कहा। हो सकता है कि आप कब नशे में आए और इसके बारे में भूल गए, भाई वांग ने कहा। जब हुआंग फेंग ने यह सुना तो वह भी बड़बड़ाया, क्या ये सच है? अन्यथा दूसरा पक्ष उसका नाम कैसे जान सकता है? हालांकि मैं कई बार नशे में नहीं होता, फिर भी मैं कई बार नशे में रहा हूँ। इसके अलावा मैं बार में हूँ। शायद मैं वास्तव में नशे में रहना चाहता हूँ, जैसा कि भाई वांग ने कहा था, और फिर मैं एक दूसरे को उकसाता हूँ, लेकिन मैं इसे भूल जाता हूँ।
उसके बारे में भूल जाओ, मैं पहले बिस्तर पर जाऊंगा। जब मैं बाद में कंपनी पहुंचूंगा तो तुम मुझे फोन करना। हुआंग फैंग ने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। ठीक है, पहले सो जाओ। भाई वांग ने कहा कि उन्होंने ये भी देखा कि आज हुआंग फैंग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो बहुत थके हुए होंगे। जबकि दूसरी कार में जी मिंगजियाओ ये सोच रही थी कि हुआंग फैंग को कैसे प्रताड़ित किया जाए, उसका मोबाइल फोन बज उठा और जब उसने मोबाइल फोन नंबर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। फोन का उत्तर क्यों नहीं देते? सु युमो से पूछा। उस महिला का फोन, जी मिंगजियाओ ने कहा, लेकिन सीधे तौर पर नाम नहीं बताया। तांग मुक्सु, सु युमो स्पष्ट रूप से यह जानती है। कुआ, क्या आप इसे लेंगे? हाँ बिल्कुल, यह उसने सोचा कि मैं उससे डरता हूँ। जी मिंगजियाओ ने फोन कनेक्ट करते हुए कहा। हेलो टैन मिक्स्यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मिंगजियाओ ने कम दोस्ताना लहजे में कहा। अगर मैं ठीक हूं तो क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकता? ठीक है, हम कई सालों से दोस्त हैं। राजधानी छोड़ने के बाद कई सालों तक आप एक दूसरे को नहीं जानते थे। फोन पर महिला नाराज नहीं है, अभी भी धीरे से बोल रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त कौन है? मुझे कुछ और भी कहना है, जी मिंगजियाओ ने अधीरता से कहा। वास्तव में तांग मुक्सु ने गलत नहीं कहा, दोनों वास्तव में दोस्त हैं, लेकिन रिश्ता निश्चित रूप से सु युमो के करीब नहीं है और दोनों के बीच का रिश्ता कुछ जटिल है। जी मिंगजियाओ, तांग मिक्स्यू और सु युमो एक साथ बड़े हुए। तीनों परिवार पृष्ठभूमि वाले परिवार हैं और उनके अक्सर शाही राजधानी में संपर्क होते हैं। तुलनात्मक रूप से कहें तो सु युमो के परिवार की पृष्ठभूमि थोड़ी कमजोर है, लेकिन जी मिंगजियाओ और तांग मिक्स्यू लगभग एक जैसे ही है। और जी मिंगजियाओ और तांग मिक्स्यू की तुलना बचपन से ही एक साथ की जाती थी। सबसे पहले वयस्क एक दूसरे से बात करते थे और खेलते थे, लेकिन बाद में उनकी उम्र बढ़ने के साथ दोनों लड़कियां स्वयं इस तुलना की आदी हो गई और यहाँ तक कि सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ तुलना करने लगी, जिसमें रूप, छात्र, कौशल आदि शामिल थे। वे एक दूसरे से तुलना करेंगे, एक दूसरे के सिर को दबाने की उम्मीद करेंगे और वे एक दूसरे को जीतते या हारते भी हैं। उनमें से कोई भी दूसरे से संतुष्ट नहीं है। हालांकि इतने वर्षों की तुलना के कारण ही दोनों एक दूसरे से बहुत परिचित हैं और उनके बीच का रिश्ता अधिक जटिल है। वे दुश्मन हैं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, बस एक दूसरे की तुलना करना चाहते हैं। कहते हैं कि यह एक दोस्त है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे की असुविधा को देखेंगे। संक्षेप में, रिश्ता बहुत जटिल है। सु युमो इन दोनों से परिचित है, हालांकि वे जी मिंगजियाओ के अपेक्षाकृत करीब है। दरअसल ये कहा जा सकता है कि ये तीनों गर्लफ्रेंड हैं। क्या आप अभी भी अपनी टूटी हुई कंपनी में व्यस्त हैं? मैंने सुना है कि आपकी कंपनी हाल ही में संकट में है, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहन, टैन मुक्यू ने कहा। तुम्हारी बड़ी बहन कौन है? यह मुझसे कुछ ही दिन बड़ी है। इसके अलावा मुझे तुम्हें अपने व्यवसाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आज सिर्फ इसके लिए फोन करोगे तो मैं मर जाऊंगा। जी मिंगजियाओ ने कहा कि उन्होंने कंपनी के मामलों में अपने परिवार से मदद भी नहीं मांगी। वो तांग मुक्यू की मदद कैसे स्वीकार कर सकती थी, एक ऐसी महिला जिसकी तुलना हमेशा खुद से की जाती थी। आप अभी भी इतने गुस्से में हैं कि आप वास्तव में अपने भावी प्रेमी के बारे में चिंतित हैं। तांग मिक्स्यू अभी भी सामंजस्यपूर्ण और धीमी आवाज में बात कर रही है। गुस्से में नहीं, मैं आज फोन कर रही हूँ, बेशक केवल इस मामले के लिए नहीं। तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने सुना है कि आपकी कंपनी की फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई है, तांग मुक्यू ने कहा। लेकिन जी मिंगजियाओ ने भौहें चढ़ा दी। मैंने कहा था कि आप राजधानी में ऐसी बातें जान सकते हैं। आपके पास अच्छी खबर है? यानी अंदाजा लगाओ कि मैं अब कहाँ हूँ, तांग मुक्यू ने कहा। अनुमान लगाने की जहमत मत उठाओ, जी मिंगजियाओ ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। हवाई अड्डे पर तांग को कोई परवाह नहीं है, मैं जल्द ही जियांजू के लिए उड़ान भरूंगा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी मिंगजियाओ की भौं अधिक जुरीदार है। मुझे नहीं पता कि महिला क्या कर रही है। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 186 अवश्य जीतें। बेशक मैं आपकी कंपनी की टीम को हारते देखने के लिए घटनास्थल पर गया था, टैन मुक्यू ने गंभीर दृष्टि से कहा। आपने खो दिया, जी मिंगजियाओ ने कहा। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कंपनी हारती है या नहीं। इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो यह मायने रखता है। ओह, ये कहना भूल जाइए कि आपकी कंपनी की टीम का अंतिम प्रतिद्वंद्वी मेरा दोस्त है, तांग मुक्यू ने कहा। ये तुम नहीं होगे, जी मिंगजियाओ ने अशिष्टता से कहा। क्या ईर्ष्या? ऐसे कई लोग हैं जो बड़ी बहन के सम्माननीय अतिथि बनना चाहते हैं। किसी के विपरीत एक आदमी का स्वभाव, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, कोई भी इसे नहीं चाहता, तांग मिक्स्यू ने हंसते हुए कहा। यह कोई नहीं चाहता। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कंपनी की टीम नहीं हारेगी। रुको और देखो। इतना कहकर जी मिंगजियाओ ने फोन रख दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये लोमड़ी की आत्मा बहुत गुस्से में है, जी मिंगजियाओ ने कहा। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे को चुटकी काटना पसंद है, क्या ये दिलचस्प है? सु युमो ने असहायता से कहा कि उसने ऐसा दृश्य कई बार देखा है और ऐसा लगता है कि वो प्रतिरक्षित है। किसने उसे चुटकी काटी? इस महिला ने उसे धमकाया। नहीं, पहले मुझे गेम जीतने या हारने की परवाह नहीं थी, लेकिन अब मुझे जीतना है। उस महिला के सामने जीते। वो राजधानी से इतनी दूर आई थी। ये दिलचस्प होगा अगर उसे पता चले कि जिस टीम का उसने समर्थन किया वो जीत नहीं पाई। जी मिंगजियाओ को किसी के निराश चेहरे के बारे में सोचना पड़ा। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी।
हालांकि उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि वो भी आज दृश्य देखने गई थी और उसकी टीम की ताकत बहुत सामान्य लगती है। हालांकि वो जीत गई, लेकिन जीतना आसान नहीं था। इसके अलावा जिसने मुख्य गोल किया वो वही था जिससे वो नफरत करता था। ऐसा लग रहा था कि टीम को कल रात अच्छा आराम नहीं मिला। नहीं, मैं उन्हें बाद में बताऊंगा कि कल का खेल जीतना ही होगा। यदि आप जीतते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, यदि आप हारते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, विशेषकर उस व्यक्ति को जो जागता नहीं है। जी मिंगजियाओ ने कहा कि इस समय वो हुआंग फैंग को अपने पास छोड़ना भूल गई थी। जाहिर है उनके सामने मुकाबला ज्यादा अहम है, कोई भी हार सकता है, लेकिन उस महिला से नहीं। जैसे ही उसने जी मिंगजियाओ के शब्द सुने, सु युमो का दिल उछल पड़ा। स्वाभाविक रूप से जी मिंगजियाओ ने कहा कि वो हुआंग फैंग को बर्खास्त कर देगी। हालांकि जी मिंगजियाओ के गुस्से वाले शब्दों के बारे में सोचते हुए उसने तांग मिक्स्यू के साथ प्रतिस्पर्धा पर बहुत अधिक ध्यान दिया। हालांकि अगर कंपनी की टीम वास्तव में हार जाती है तो जिन लोगों को बर्खास्त नहीं किया गया है वे भी जी मिंगजियाओ से नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग से असंतुष्ट है, क्योंकि हुआंग फैंग आज थके हुए लग रहे हैं। मिंगजियाओ, आप वास्तव में उन्हें परेशान नहीं करेगी। हालांकि मैंने सोचा था कि जी मिंगजियाओ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सु युमो को अभी भी कुछ चिंताएं और अव्यवस्थित अर्थ थे। इसके अलावा हुआंग फैंग के पास कल रात कुछ हो सकता है, इसलिए उसे अच्छा आराम नहीं मिला। उस आदमी ने निश्चित रूप से कल रात कुछ भी अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि वो शराब पीने के लिए बार में गया था और फिर से एक सेक्स भेड़िया बन गया। जी मिंगजियाओ ने कहा कि जब उसने हुआंग फैंग के बारे में सोचा तो उसने स्वाभाविक रूप से उस रात बार की चीजों के बारे में सोचा और बस उसके साथ छेड़खानी की। हुआंग फैंग के लिए उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। आपको कैसे मालूम? सु युमो उत्सुकता से जी मिंगजियाओ को देखती है। मैं नहीं जानता कि जी मिंगजियाओ इतना आश्वस्त क्यों है। मुझे लगता है कि वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है। जी मिंगजियाओ ने हड़बड़ाहट में बताया कि वो नहीं चाहती कि सु युमो को पता चले कि हुआंग फैंग ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। सु युमो को कुछ भी संदेह नहीं है, लेकिन वो असहाय होकर अपना सिर हिलाती है। जी मिंगजियाओ को लगता है कि हुआंग फैंग सिर्फ अपनी संवेदी धारणा से एक अच्छी इंसान नहीं है। उसके पास यह उम्मीद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जी मिंगजियाओ भविष्य में हुआंग फैंग से और अधिक संपर्क करेगी और उसे बेहतर तरीके से जानेगी, इससे पहले कि वो वास्तव में अपना मन बदल सके। दूसरी ओर जब हुआंग फैंग और अन्य लोग कंपनी पहुंचे तो उन्हें नवीनतम समाचार मिला। ये खबर महाप्रबंधक के सचिव की ओर से आए। कल का खेल नहीं हारना चाहिए, उन्हें जीतना ही होगा। अगर वे जीतते हैं तो कंपनी उन्हें भरपूर इनाम देगी, यदि वे हारते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी और वेतन कटौती हल्की होगी। खबर मिलते ही सभी लोग विलाप करने लगे। आखिरकार हम सभी शौकिया हैं, किसी को यकीन नहीं है कि हम कल जीतेंगे। ये कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति जी क्या सोचते हैं? हाँ, यह अच्छा है कि हम अब तक खेल सकते हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि हम कल जीतेंगे? हम किस तरह के पेशेवर खिलाड़ी हैं? हम सिर्फ खेलते हैं। अगर हम अब नहीं जीत सकते तो हमें अपना वेतन काटना होगा। सभी लोगों के दिलों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कंपनी उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी। गेम जीतना बहुत अच्छा है। अगर वे गेम हार भी गए तो भी कोई सजा नहीं होगी। बस पता नहीं इस बार जी ने हमेशा इसके बारे में कैसे सोचा। उसने जीतने, हारने और दंड देने का आदेश दिया। बेशक हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता, बस इतना ही। जी किस तरह का व्यक्ति है? चूंकि मैं मिस्टर जेड के हुआंग फैंग को नहीं जानता, इसलिए मैंने भाई वांग से फुसफुसाते हुए पूछा। मिस्टर जी कभी कभी अपने गर्म स्वभाव को छोड़कर बाकी समय में एक अच्छे इंसान हैं। वो निम्नलिखित कर्मचारियों के लिए भी अच्छे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस बार ऐसा आदेश क्यों दिया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर के नेता दबाव डालते हैं उस पर? भाई वांग भी इस खबर को लेकर बहुत भ्रमित हैं। हुआंग फैंग कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार वो एक नवागंतुक है। वो कंपनी के अतीत और कंपनी के मुख्य कार्यकारी जी मिंगजियाओ से परिचित नहीं है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैनेजर, कल आप सबके दिमाग में होंगे। इस समय भाई वांग ने अचानक हुआंग फैंग से कहा। इसका मतलब है प्रबंधक, हम सभी कल आप पर निर्भर हैं। मैं हर समय गेंद आपको सौंपने का वादा करता हूँ। मैनेजर हुआंग, कल का खेल फिर से जोश भरने वाला है। यह आप पर निर्भर है कि आप इससे बच सकते हैं या नहीं। यहाँ आप उच्चतम स्तर पर हैं। अन्य लोग भी लगातार हुआंग फैंग से कह रहे हैं। जाहिर है इन खेलों के बाद सभी लोग सोचते हैं कि हुआंग फैंग का फुटबॉल स्तर उनसे ऊपर है। अब उपलब्धि की मांग है और लोग सबसे पहले हुआंग फैंग के बारे में भी सोचते हैं। हुआंग फैंग रोने और हंसने में मदद नहीं कर सकता। उसका स्तर दूसरों से ऊंचा है। वो बस तेज दौड़ता है और ऊंची छलांग लगाता है। वो सचमुच फुटबॉल से भी बदतर है। वो अधिकांश लोगों से भी बदतर है। मुझ पर भरोसा मत करो। मेरा स्तर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बस तेज दौड़े, ऊंची छलांग लगाए और अन्य पहलुओं में कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है। हुआंग फैंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। वो नहीं चाहता था कि हर कोई उससे आशा करे। अगर वह हार गया तो हर कोई उसे दोषी ठहराएगा। वास्तव में अन्य लोग इस स्थिति को कैसे नहीं जान सकते। बात बस इतनी है कि उन्हें तुरंत मनोवैज्ञानिक आराम की जरूरत है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 187 प्रयोगशाला। ब्रूस, क्या तुम यहाँ हो? शहर के बाहर एक ऊंचे पहाड़ के नीचे ब्रूस अपनी सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार चला रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो कई लोग आए हुए थे। ये लोग तब थे जब वो आमतौर पर एक साथ खेलता था और आज भी उनके पास एक साथ चढ़ने का अपॉइंटमेंट था। उनकी चढ़ाई दूसरों की चढ़ाई से भिन्न होती है। अन्य लोग चढ़ रहे हैं और वे उनके सामने चट्टान पर चढ़ रहे हैं। उस तरह का असामान्य और अनोखा व्यवहार उन्हें बहुत आकर्षक बना देगा, जिसकी उन्हें जरूरत है और वे इसका आनंद लेंगे। अच्छा, तुम जल्दी आ गए, ब्रूस ने कहा। हम आपका इंतजार करने के लिए यहाँ हैं। मुझे लगा कि पिछली बार दौड़ने की शर्म के कारण आपने आज आने की हिम्मत नहीं की, एक युवक ने कहा। जब ब्रूस ने आखिरी दौड़ के बारे में सुना तो उसकी आंखों में धुंध छा गई, जिससे वो इस मंडली में मजाक का पात्र बन गया। अनुमान है कि उन्हें काफी देर तक चिढ़ाया जाएगा। ठीक है, पिछली बार एक दुर्घटना हुई थी। आज हमारे लिए पहाड़ों पर चढ़ने का ये पहला मौका नहीं है। मुझे डर लग रहा है, ब्रूस ने कहा। युवक ने अपने कंधे उचकाए और कुछ नहीं बोला, जबकि उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, ज्यादा देर तक बात मत करो।
चलो जल्दी शुरू करते हैं, जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो हम बात कर सकते हैं। सिर हिलाने के बाद उन्होंने चढ़ाई के लिए तैयार किए गए दस्ताने निकालने शुरू कर दिए। ब्रूस ने उनके दस्तानों को देखा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पिछली बार वो अपमानित हुआ था, लेकिन आज वो उन पर प्रभाव डालना चाहता है। ब्रूस ने भी अपने दस्ताने निकाले, लेकिन जब उसने अपने हाथ पहने तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि एहसास बिल्कुल अलग था। जब वो पहले दस्ताने पहनता था तो वे आरामदायक होते थे, लेकिन अब वे उसे थोड़ा खुरदरा महसूस कराते हैं। दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। ब्रूस, जिसे अपने दिल में कुछ गलत महसूस हुआ, थोड़ा मुड़ गया। फिर उसने अपने दाहिने अंगूठे और तर्जनी के बीच की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने उससे पहले थोड़ा उभार नहीं देखा था। क्या हो रहा है? वो उभार क्यों चला गया है? ब्रूस का मन थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसने पहली बार दस्ताना उधार लिया था, उसने पहले भी कई बार अपने भाई को इसका इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए वो दस्ताने से बहुत परिचित था, और उसने पहले कभी भी उभार को गायब होते नहीं देखा था, नहीं अपने भाई से सुना था। क्या दस्ताना गिरा दिया गया है? दस्ताने की सतह को रगड़ने से खुरदरापन और मजबूत हो गया, और उसने कुछ संभावना के बारे में सोचा, हालांकि यह संभावना नहीं थी। उस उभार के बिना स्वाभाविक रूप से जादुई रेशम को लॉन्च करने का कोई तरीका नहीं होगा। तभी ब्रूस दस्ताने पहनकर पहाड़ पर आया और अपने मन की जांच करने की कोशिश की। ये सच है? ये कौन है? तुम्हारी मुझसे चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? ब्रूस ने अपने दस्ताने और पहाड़ के बीच संपर्क को देखा, और उस पर कोई सोखना नहीं था। वो मन ही मन गर्जना करने लगा। हालांकि उनका चेहरा बिल्कुल भी उजागर नहीं किया गया था, अन्यथा उसे आसपास के कई लोग जानते थे। उस पर हंसना लाजमी है, हालांकि उनमें से सभी दुर्भावनापूर्ण नहीं है, फिर भी उसे वो भावना पसंद नहीं आई। ब्रूस, तुम क्या सोच रहे हो? चलो पहले शुरू करते हैं। जल्दी करो, दस्ताने पहनना भी ऐसी माँ है, तुम औरत नहीं हो सकती। हाँ 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 हाँ। अन्य लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, जिनमें चढ़ने वाले दस्ताने, हेलमेट, घुटने के पैड आदि शामिल थे, लेकिन जब वे चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाया कि ब्रूस लेंग वहां थे। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे, और उन्होंने पहनना शुरू नहीं किया दस्ताने के अलावा कुछ भी नहीं। चलो पहले चढ़ते हैं, मुझे कुछ और करना है। चलो पहले चढ़ते हैं, ब्रूस ने कहा कि उसके बाद चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, वो अपनी सस्पेंशन स्पोर्ट्स कार पर चढ़ गया और सीधे चला गया। यह आदमी फिर से भाग गया, लेकिन यह सिर्फ एक चढ़ने वाला दस्ताना है, वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वास्तव में इससे कोई लेना देना हो। कौन जानता है, यह आदमी हाल ही में प्राचीन समय में अजीब है। चलो अपने दम पर चलें, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चलो शुरू करें। लोगों ने कुछ देर तक ब्रूस के छोड़ने के आंकड़े के बारे में बात की, फिर उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वे चढ़ते रहे। लेकिन अपनी खुद की घूमती हुई स्पोर्ट्स कार चला रहे ब्रूस का चेहरा और अधिक उदास हो गया। उसके आसपास कोई और नहीं था, और उसे अब अपनी भावनाओं को छुपाने की जरूरत नहीं थी। ब्रूस ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से थपथपाया। मुझे मत बताना कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। ब्रूस ने अब ये सुनिश्चित कर लिया है कि उसके दस्ताने दूसरों ने गिरा दिए हैं, और जिस स्थान पर वो रहता है उस पर कड़ी सुरक्षा है, ताकि आम लोग बिल्कुल भी अंदर न आ सके। इसलिए उसे संदेह है कि दस्ताने घरेलू नौकर द्वारा चुराए गए हैं। वो वापस जाकर अच्छी जांच करने का फैसला करता है। जब तक उसे पता चलता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, वो उसे जाने नहीं देगा और खुद को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। साहस बहुत मोटा है। साथ ही ब्रूस के दिल को यह भी डर है कि दूसरे पक्ष ने पहले ही दस्ताने स्थानांतरित कर दिए हैं या बेच दिए हैं। ऐसे में वो अपने भाई को समझा नहीं सकता। मालूम हो कि दस्ताने उनके भाई को बहुत पसंद है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि उसने उन्हें खो दिया है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। जब ब्रूस चोरों की जांच करने के लिए वापस जाने में व्यस्त था, तो सफेद कोट में लोगों का एक समूह एक सुसज्जित प्रयोगशाला में व्यस्त था। ये प्रयोगशाला ब्रूस परिवार के अधिकार क्षेत्र में है। यह उत्पाद नवीनीकरण, उपकरण परिवर्तन और कुछ पेटेंट आविष्कारों सहित कुछ शोध के लिए जिम्मेदार है। हर साल ब्रूस का चैटन परिवार रिसर्च के लिए इस लैब में काफी पैसा निवेश करता है। बेशक उन्होंने भी बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। इस प्रयोगशाला के अस्तित्व के कारण उनके परिवार को अधिक से अधिक उन्नत तकनीक मिल सकती है, जिससे अन्य परिवार कई पहलुओं में अग्रणी हो सकते हैं। इस शहर के अन्य परिवारों ने हाल के वर्षों में प्रयोगशाला निवेश पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, लेकिन कई वर्षों से संचालित चैटन परिवार की प्रयोगशाला की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। बेशक परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बहुत क्रूर है। अन्य परिवार निश्चित रूप से ब्रूस के परिवार द्वारा हर समय दबाए जाने को तैयार नहीं है, इसलिए वे विभिन्न तरीकों से ब्रूस के परिवार को दबाते हैं, जिसमें ब्रूस के परिवार के नवीनतम शोध परिणामों को चुराना भी शामिल है। इसके अलावा अब तक उन्होंने कई बार ऐसा किया है। बेशक वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे, भले ही ब्रूस के परिवार को पता हो कि अन्य परिवार ये काम करते हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। उन्हें कहना आसान नहीं है। ब्रूस का चैटन परिवार स्वाभाविक रूप से इस पहलू को बहुत महत्व देता है, इसलिए प्रयोगशाला में कई रक्षा बल नहीं है, इसलिए अन्य परिवारों की चोरी सफल नहीं रही है। हालांकि वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। आखिरकार यदि वे सफल होते हैं तो वे न केवल अपने परिवार की क्षमता को मजबूत करेंगे, बल्कि ब्रूस के परिवार पर भी हमला करेंगे। वे एक पत्थर से दो शिकार करने से इनकार नहीं करेंगे। सब फिक्शन ZP.co तेज अपडेट, कम विज्ञापन, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 188 सीवेज उपचार प्रणाली। ये हो गया, ये हो गया। इस समय एक सफेद कोट वाला उत्साह से चिल्लाया। क्या सफल है? क्या यह वही है जो आपने पहले पढ़ा था? किसी ने जल्दी से आकर पूछा। हाँ, ये सीवेज उपचार प्रणाली है, सफेद कोट वाले ने विजयी भाव से कहा। दरअसल सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम कोई खास चीज नहीं है। आज के समाज में प्रदूषण पैदा करने वाली लगभग हर फैक्ट्री आवश्यक है, और सरकार की इस संबंध में सख्त आवश्यकताएं हैं। बेशक इस सफेद कोट के इतने उत्साहित होने का कारण कोई साधारण सीवेज उपचार उपकरण नहीं है। ऐसी चीजें अब हर जगह हैं। वे उस चीज के कारण कैसे हो सकते हैं? वो उत्साहित है क्योंकि वो लंबे समय से सीवेज उपचार उपकरणों को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, और अब आखिरकार यह सफल हो गया है।
मेरा नया उत्पाद सीवेज को पूरी तरह से उपचारित कर सकता है और यहाँ तक कि इसे सीधे पीने के पानी में बदल सकता है और प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से हटा सकता है। साथ ही यह उपकरण एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। उत्पादन प्रक्रिया सरल है और यहाँ तक कि एक सामान्य भी है। छोटे कारखाने उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन की गति धीमी नहीं है। आसपास के लोग पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। कई लोगों के चेहरे उत्साहित हैं। आखिरकार वे उनकी प्रयोगशाला के उत्पाद हैं। वास्तविक उत्पादन में इनका उपयोग होने के बाद ये अपनी प्रयोगशाला के लिए भी मशहूर हो जाएंगे। इसके अलावा चैटन परिवार का निवेश यहाँ बढ़ता रहेगा। यदि कोई नए उत्पाद नहीं है तो पेटेंट होंगे, अब चैटन निराश होंगे या यहाँ तक कि उनमें कम निवेश किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि मेरी नई सीवेज उपचार प्रणाली का उत्पादन करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां भी सामान्य सामग्रियां हैं। अब हर जगह उच्च तकनीक वाली सामग्रियों का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। यानी सैकड़ों साल पहले उस पिछड़े युग की सामग्रियों का भी उत्पादन किया जा सकता है। मेरा मानना है कि तैयार उत्पादों के उत्पादन के बाद हमारी कंपनी निश्चित रूप से दुनिया के सीवेज उपचार बाजार पर कब्जा कर लेगी, पूर्व सफेद कोट में उत्साह से कहा। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल प्रोफेसर की तरह आपकी उपलब्धि वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया के सीवेज उपचार बाजार को बदल देगी। प्रोफेसर की तुलना में आपने इस बार महान योगदान दिया है। सभी लोग बधाई दे रहे हैं और उत्साहित हैं। हालांकि इतने उत्साहित लोगों के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी है जो थोड़ा टाल मटोल करता दिख रहा है। हालांकि वह भी सभी लोगों की तरह खुश है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अस्थिर लगता है और वह नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। यहाँ की स्थिति जल्द ही बकबक परिवार तक फैल जाएगी। मुझे लगता है कि तुलनीय प्रोफेसर को पुरस्कृत किया जाएगा। दर्शकों की भीड़ जल्दी तितर बितर हो जाएगी और अपने अपने काम में लग जाएगी। तुलनीय प्रोफेसर भी अपना शोध जारी रखे हुए है, लेकिन वो व्यक्ति जो पहले रोएदार दिखता था तुलनीय प्रोफेसर की आकृति को देखता रहा और नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। आखिरकार कुछ देर झिझकने के बाद वो फिर भी तुलनीय प्रोफेसर से बात करने की पहल करने लगा। पाठ की तुलना में आपकी उपलब्धि वास्तव में महान है, उस आदमी ने खुशी और ईमानदारी से भरे चेहरे के साथ कहा। आपका स्वागत है। भाग्य भाग्य। प्रोफेसर के चेहरे पर लाल बत्ती की तुलना में ये स्पष्ट है कि उनके शब्द अभी भी इस आदमी के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा उसका दिमाग निश्चित रूप से यह नहीं सोचता कि उसकी उपलब्धियां वास्तव में सिर्फ भाग्य है। मुझे आपके लिए बाकी प्रयोग करने दीजिए और मुझे सीखने दीजिए। हाल ही में मुझे एक परियोजना में एक बाधा का सामना करना पड़ा। शायद आपकी मदद करने की प्रक्रिया में मुझे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, आदमी ने कहा था। प्रोफेसर की तुलना में वह थोड़ा झिझके। वह चीजें कंपनी से किसी ने नहीं ली है। हालांकि वह व्यवसाय में बहुत कुशल नहीं है, लेकिन वह ये भी जानता है कि यह चीज बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो। पहले उन्होंने सारे प्रयोग अकेले ही किए थे। हालांकि वर्तमान में यह व्यक्ति उनका अपना सहकर्मी है। दोनों काफी समय से साथ काम कर रहे हैं। वो एक दूसरे का स्तर भी जानते हैं। उनकी मदद से उनका अगला प्रयोग काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा वो प्रयोगशाला के पुराने सदस्य भी हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर झिझकने के बाद तुलनात्मक प्रोफेसर सहमत हो गए। उस आदमी की आंखों में खुशी की चमक थी और फिर वह तुलनीय प्रोफेसर से पूछने के लिए आगे आया कि उसे क्या मदद चाहिए। उनकी सहायता से तुलनीय प्रोफेसर ने बहुत सारे प्रयोग तेजी से किए। इसके अलावा उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने अपना दिल नीचे रख दिया। जब प्रयोग आधा हो जाएगा तो कोई किसी विषय पर चर्चा करने के लिए किसी तुलनीय प्रोफेसर के पास जाएगा। तुलनीय प्रोफेसर को भी जाने की जल्दी है। जब वह जाने को होता है तो वह उस व्यक्ति से यह भी कहता है कि यहाँ सामान न ले जाएं और वह व्यक्ति मान जाता है। हालांकि जब तुलनीय प्रोफेसर बाहर गया तो वह तुरंत पीला पड़ गया और जल्दी से प्रायोगिक मंच पर खोज करने लगा। यह प्रयोगशाला क्षेत्रफल में बहुत बड़ी है और सभी प्रकार के यंत्र एवं उपकरण पूर्ण है। आमतौर पर हर किसी के पास अपना कमरा होता है। जब तक आवश्यक न हो अधिकांश समय वे शोध के लिए अपने ही कमरे में रहते हैं। जब तक कि वे इसे लंबे समय तक हल नहीं कर पाते और एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, वे एक साथ इकट्ठा होंगे या अन्य लोगों को अपने कमरे में आमंत्रित करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति मदद के लिए कमरे में प्रवेश करने के लिए कहे। इस समय यह उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये व्यक्ति वास्तव में तुलनीय प्रोफेसर की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रोफेसर द्वारा किए गए शोध परिणामों की तुलना करने के लिए है। हालांकि वह इस प्रयोगशाला में एक व्यक्ति है, उसे लंबे समय से परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा खरीदा गया है। वह जानता है कि तुलनीय प्रोफेसर की बात का बड़ा मूल्य है। तुलनीय प्रोफेसर ने सभी चीजों को एक पुस्तक में संकलित किया है और जल्द ही सचिव जनता को जानकारी के लिए भेजेंगे, इसलिए उनके पास जोखिम लेने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरकार मिल गया। उस आदमी ने एक मोटी किताब ली और कहा कि इसमें सभी प्रकार के उपकरण और उपकरण पैरामीटर मौजूद हैं जिनकी आवश्यकता है। इस चीज के साथ आप प्रोफेसर के मुंह में मौजूद नवीनतम सीवेज उपचार उपकरण के तुलनीय उत्पादन के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री पा सकते हैं। बात बस इतनी है कि इस बार मुझे बेनकाब किया जाना चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। उस आदमी ने पैम्फलेट को अपने शरीर के पास रखा, बाहर चला गया और खुद से कहा, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खोई हुई चीज मिलने के बाद प्रोफेसर खुद पर संदेह करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए वह अब यहाँ नहीं रह सकते। क्या प्रोफेसर नील बाहर जा रहे हैं? जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, लैब में मौजूद एक अन्य हाथ ने उनका स्वागत किया। यह एक सामान्य अभिवादन था, लेकिन वह व्यक्ति जिसके दिल में भूत था, प्रोफेसर नील चौंक गया और फिर शांत होकर बोला, हाँ। फिर बाहर घूमते रहे। प्रोफेसर नील को कैसा अजीब लगता है। उस आदमी ने नील की आकृति को देखा और बुदबुदाया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। सब फिक्शन zp.co तेज अपडेट कम विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 189 चोरी। जैसे ही प्रोफेसर नील प्रयोगशाला से बाहर निकले, उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। बाद में यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके आसपास किसी ने उसे नहीं देखा, वह सीधे भाग गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तुलनीय प्रोफेसर को उसका डेटा गायब होने का पता कब चलेगा। एक बार जब उसे इस स्थिति के बारे में पता चला तो कोई ना कोई उसका पीछा करने जरूर आएगा। एक बार वह पकड़ा गया तो खत्म हो जाएगा।
सौभाग्य से जब प्रोफेसर नील अपनी कार पर चढ़े और यहाँ से बहुत दूर थे तो पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं था। जब वह कार में था तो उसने अपनी बाहों में भरा पर्चा निकाला और पिछली सीट पर रख दिया। उसी समय प्रोफेसर नील ने भी अपने पीछे के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें चैटर्स से अच्छी चीजें मिली हैं और वे उन्हें तुरंत भेज देंगे। उसी समय तुलनीय प्रोफेसर भी अपने कमरे में लौट आए, लेकिन प्रवेश करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर नील को नहीं देखा। पहले तो वह स्तब्ध रह गया और फिर सामान्य हो गया।